मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा पाक्षिक वेबिनार हम लोग नियमित रूप से हमने इसको माह जून से आरंभ किया है और जो पाक्षिक सेमिनार हमारी संस्था के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर ताम्रकार सर ने आरंभ किया था, उसी पाक्षिक सेमिनार को हमने पाक्षिक वेबिनार के रूप में परिवर्तित किया है। तो इस पाक्षिक वेबिनार में मैं संस्था के प्राचार्य डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा जी, हमारी संस्था के भूतपूर्व प्राचार्य डॉक्टर बाबुल ताम्रकार जी, संस्था के सभी सम्मानीय शिक्षक एवं सभी सम्मानित चिकित्सा अधिकारी, समस्त मेरे संस्था के प्रिय विद्यार्थी और हमारे साथ जुड़े हुए अनेक संस्थाओं के विद्यार्थियों का, आयुर्वेद प्रेमियों का, मनीषियों का जूम के प्लेटफॉर्म पर और साथ ही साथ शासकीय असंग आयुर्वेद महाविद्यालय इंदौर के फेसबुक पेज पर भी वे जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस संस्थागत वेबिनार के आरंभ में सबसे पहले मैं भगवान धन्वंतरी की प्रार्थना के लिए हमारी संस्था की छात्रा, प्रथम वर्ष की छात्रा कुमारी शिवानी चौरसिया, उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि भगवान धन्वंतरी का वंदन करें। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। ओम नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोकेशरारूपभयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनां चम्प्योम वातावनिवारिवहनिं पंच प्रपंचात्मक देह भाजम संताप संपात जराजरांतकं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नवीन नीलमुदकान्तिकान्तं शान्तं हरेर्द्वादशमुखमाख्यमूर्तिं पूर्तिशतानां सुमनोरथानां नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी। शिवानी हमारे बीएमएस प्रथम वर्ष की होनहार छात्रा है। मैं शिवानी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। जैसा कि आपको विदित ही है कि आज का हमारा जो पाक्षिक वेबिनार है, इस वेबिनार में हमारे दो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर अखिलेश भार्गव जो कि रीडर हमारे संस्था में शल्य तंत्र विभाग में है, साथ ही डॉक्टर श्री श्रीवास्तव जी जो हमारे शस्त्र विभाग है उसके विभाग अध्यक्ष हैं। ये दो हमारे आज के इस कार्यक्रम के विशेषज्ञ होंगे। इस कार्यक्रम में पहला व्याख्यान हो उसके पूर्व मैं हमारी संस्था के पूर्व प्राचार्य जो कि इस कार्यक्रम के हमारे विशेष अतिथि हैं, डॉक्टर बाबुल ताम्रकार जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस अवसर पर हमारी संस्था के सभी विद्यार्थियों के लिए, हम सभी अधिकारी, सभी कर्मचारियों के लिए अपना संदेश, अपना मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। तो मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर बाबुल ताम्रकार जी को, जो वर्तमान में अभी भोपाल में अभी हैं। सर। क्या है आप सभी को नमस्कार। आज बहुत ही खुशी का मौका है कि एक छोटा सा पौधारोपण हमने महाविद्यालय में किया था, पाक्षिक सेमिनार का, आप सभी के सहयोग से, छात्रों के सहयोग से। और आज वो दिन आ गया है कि हमारे जो इंदौर आयुर्वेदिक कॉलेज के हमारे साथी डॉक्टर सतीश शर्मा जी हैं, उनके मार्गदर्शन में यह जो पाक्षिक सेमिनार है एक वेबिनार में कन्वर्ट किया है। हमारे सभी साथीगण उसमें साथ में है और ये वो मौका है वेबिनार का या पाक्षिक सेमिनार का कि हम अपनी ज्ञान की गंगा को अपने
छात्रों के बीच में, अपने टीचर्स के बीच में, समाज के बीच में उसकी धारा, अविरल धारा को प्रभावित कर सकते हैं। आज बहुत खुशी हो रही है मुझे ये देख करके कि जो एक छोटा सा हमने पौधा लगाया था, आज धीरे धीरे वो यूं ही अगर आगे बढ़ता रहा तो एक वट वृक्ष का रूप धारण करेगा। एक बहुत छोटा सा, जैसा मैं आप वहाँ पर था, आप सभी का सहयोग मिलता रहा मुझे, और हम हर कार्यक्रम को करने में सक्षम हुए। मैं वहाँ से छोड़ कर के रिटायर होने के बाद पश्चात भोपाल में मानसरोवर ग्रुप का जो सियाराम आयुर्वेदिक कॉलेज है, वहाँ मैंने ज्वाइन किया। जैसा वातावरण वहाँ था, ठीक उसी प्रकार का जो वातावरण है मुझे यहाँ पर भी मिला हुआ है। हमारे पास यहाँ पर भी वैसे ही आशु कवि हैं। जैसे छात्र मेरे वहाँ पर थे, वैसे ही छात्र सहयोगी यहाँ पर भी हैं। हमारे साथ अभी हमारे प्राचार्य महोदय हैं, डॉक्टर भरत चौरागढ़ी, आप हमारे प्राचार्य महोदय हैं। और जो सहयोगात्मक रुख है आप सभी का वहाँ था। आप प्राचार्य हैं और निश्चित तौर पर इनका भी वही सहयोग यहाँ पर मेरे साथ रहता है। और मैं तो यह महसूस करता हूँ कि हम जैसे इंदौर आयुर्वेदिक कॉलेज में थे, यहाँ इस सियाराम आयुर्वेदिक कॉलेज में भी यहाँ पर उसी तौर पर हम लोग इसे भी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। एक मैंने जैसा कि अभी बतलाया आपको, हमारे दो वक्तागण हैं, डॉक्टर अखिलेश भार्गव जी, कैंसर पर जो वुंड मैनेजमेंट का जो कार्यक्रम हम लोगों ने आगे बढ़ाया था, आप सभी को शायद याद भी है। छात्र शायद कुछ इससे अनभिज्ञ हो सकते हैं। मैं अपने यहाँ के भी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमारे महाविद्यालय में हमने एक वुंड मैनेजमेंट का कार्यक्रम चालू किया था। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कैंसर के जो पेशेंट थे, उनके ऑपरेशन होने के बाद या उन्हें और जो प्रॉब्लम होती थी, तो कैंसर का जो वुंड मैनेजमेंट था वो एलोपैथिक साइड से उतना अच्छा हो नहीं पा रहा था। और जो डिस्ट्रिक्ट आपका इंदौर में जो कैंसर हॉस्पिटल गवर्नमेंट का, उससे मिल करके उनके साथ में सहयोग करके और हमने एक जात्यादि घृत हमारे यहाँ बनाया। और वुंड मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि कैंसर में जो रेडिएशन या दूसरी जो प्रॉब्लम्स होती थी, तो जात्यादि घृत से हम लोगों ने वुंड मैनेजमेंट का कार्यक्रम चालू किया और काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। बधाई के पात्र हैं हमारे डॉक्टर अखिलेश श्रीवास्तव जी, जिन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया। हमारे दूसरे वक्ता हैं डॉक्टर श्री श्रीवास्तव जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी इंदौर कॉलेज की शान थे। हमारी जो ओपीडी है, अगर ओपीडी और आईपीडी अगर इंदौर आयुर्वेदिक कॉलेज की जो इतनी दिखती थी या इतना उसके हम उतनी अच्छा अचीवमेंट पा सके, ये उसमें बहुत बड़ा सहयोग जो है हमारे श्री श्रीवास्तव जी का है। और मैं उन्हें न केवल इस कार्य के लिए बधाई देना चाहूँगा, बल्कि मेरी शुभकामनाएं हैं कि अखिलेश श्रीवास्तव जी और श्री श्रीवास्तव जी दोनों ही अपने जो एक पुनीत कार्य जो कर रहे हैं इसे आगे बढ़ाते रहे। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि हमारे वक्ता और श्रोताओं के बीच में मुझे लग रहा है कि मैं एक मूसलचंद के समान हूँ। तो मैं ज़्यादा बीच में ना रहते हुए मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे बीच में मैं एक इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। जैसे जस्ट मैंने अभी आपसे ये कहा कि हमारे यहाँ पे भी आशु कवि हैं, जैसे डॉक्टर आचार्य जी हमारे यहाँ साथ थे, शिव कुमार आचार्य जी हमारे साथ थे, आपके डॉक्टर फिरोज खान जी, दोनों ही बहुत अच्छे कवि थे। हमारे यहाँ पर डॉक्टर चंद्रप्रकाश तिवारी जी हैं, चंद्रकांत तिवारी जी। मैं डॉक्टर चंद्रकांत तिवारी जी प्लीज आइएगा। मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा आपसे को चंद्रकांत दुबे जी, सॉरी। आप डॉक्टर चंद्रकांत दुबे जी, और बहुत ही बढ़िया लिखते हैं। और जस्ट जब डॉक्टर चौहान साहब का फ़ोन आया हुआ था, एपीएस चौहान साहब का, तो वो वहीं बैठे हुए थे,
तो मैंने उनसे कहा कि भाई दुबे जी कुछ थोड़ा सा अगर इसके ऊपर कुछ प्रकाश डाल पाएंगे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल सर, मैं अभी एक कविता बनाता हूँ। तो मैं चंद पंक्तियों के साथ अपना वाणी को विराम देना चाहूंगा, और जो चंद्रकांत दुबे जी की जो भावना है वो इस पंक्तियों से प्रस्तुत है आपके सामने। तो अर्ज करता हूं कि अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज, अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज श्रेष्ठतम जहान है। अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज श्रेष्ठतम जहान है। आज वेबिनार आयोजित कर रहे महान है। आज वेबिनार आयोजित कर रहे महान है कैंसर व्रण चिकित्सा पर। कैंसर व्रण चिकित्सा पर उत्तम व्याख्यान है। कैंसर व्रण चिकित्सा पर उच्चतम व्याख्यान है। वात रोगों पर वात चिंतन सफल समाधान है। वात रोगों पर वात चिंतन सफल समाधान है। सफल हो यह वेबिनार, सफल हो यह वेबिनार मेरी प्रबल मनोभावना। सफल हो यह वेबिनार मेरी प्रबल मनोभावना। शुभ वेबिनार में आप सभी को हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ताम्रकार जी, हमारे संस्था के पूर्व प्राचार्य और जिनके मार्गदर्शन में हमने लंबे समय तक संस्था के विकास के लिए कार्य किया। आपने हमारे साथ आज जुड़े, इसके लिए आपका संस्था की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद मैं हमारे संस्था के प्राचार्य जी से रिक्वेस्ट करूँगा, वे अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो वे भी अपने आशीर्वचन हमें प्रदान करेंगे, हमारे वक्ताओं को, हमारे श्रोताओं को। डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा जी, हमारी संस्था के प्राचार्य, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर वे हमसे कनेक्टेड हैं, कुछ उनको नाम पे डाल रखा है। हाँ, मैं उसको ठीक कर लूंगा। अगर सतीश चंद्र शर्मा जी हमसे जुड़े हैं तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ, या वो जब तक जुड़ रहे हैं, मैं आज के हमारे इस वेबिनार के दोनों वक्ताओं के परिचय के लिए मैं हमारी संस्था के डॉक्टर प्रदीप चौहान जी, जो कि शरीर रचना विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वे हमारे आज के वक्ताओं का परिचय आपके सम्मुख रखेंगे। सबसे पहले जो हमारे बीच व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर अखिलेश भार्गव जी, उनका परिचय देंगे, और उसके बाद डॉक्टर श्री श्रीवास्तव। तो मैं इसके लिए डॉक्टर प्रदीप जी से रिक्वेस्ट करता हूँ। डॉक्टर प्रदीप चौहान जी। डॉक्टर प्रदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, बोले आप। आज के इस सेमिनार में हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा सर, भूतपूर्व प्राचार्य महोदय डॉक्टर बाबुल ताम्रकार सर, आप सभी का स्वागत है, सभी पार्टिसिपेंट्स का। आज के जो मुख्य वक्ता है हमारे डॉक्टर अखिलेश भार्गव, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शल्य तंत्र विभाग, और डॉक्टर श्री श्रीवास्तव, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट स्वस्थ विभाग। डॉक्टर अखिलेश भार्गव जी हमारे शल्य तंत्र विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और कैंसर चिकित्सा पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और ये जो है MS शल्य तंत्र में नेशनल आयुर्वेद संस्थान जयपुर से हैं, और इनका स्वागत है। और जो दूसरे वक्ता है हमारे डॉक्टर श्री श्रीवास्तव सर, तो डॉक्टर श्री श्रीवास्तव जी पोस्ट ग्रेजुएट मदन मोहन मालवीय महाविद्यालय उदयपुर से पोस्ट ग्रेजुएट है, और इसी महाविद्यालय के छात्र रहे हैं।
तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं डॉक्टर अखिलेश भार्गव जी से निवेदन करूंगा कि वे अपना व्याख्यान जो है चालू करें। डॉक्टर अखिलेश भार्गव जी। डॉक्टर अखिलेश भार्गव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? भार्गव जी अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए आप, उसके बाद आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए। हाँ डॉक्टर भार्गव जी। आवाज आ रही है मेरी? आवाज भी आ रही है आपकी, स्क्रीन भी हेलो। आप शेयर कर रहे हैं। हाँ आपकी आवाज आ रही है ना? ओके सर, थैंक यू सो मच सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। भगवान धन्वंतरी के चरणों में वंदन करते हुए अपनी बात रखता हूँ। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने प्रधानाचार्य महोदय को, ऑर्गेनाइजेशन ओपीएस सर, प्रदीप चौहान जी, नायक साहब, जिन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। आज हम बात कर रहे हैं कैंसर के बारे में। अब पूरे देश में नहीं तो विश्व में लगभग 5 व्यक्तियों को कैंसर होता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने बताया कि लगभग 2018 में हमारे पूरे विश्व में लगभग 180 लाख के लगभग मरीज है। हेलो। हाँ हाँ भार्गव जी कंटिन्यू करें। हाँ, तो आज हम इसीलिए कैंसर के बारे में बात करना चाह रहे हैं क्योंकि ये दिनों दिन बढ़ती जा रही है बीमारी, और इसके बीच में एक ऑप्शन की तरह आयुर्वेद उभर कर आया है। क्योंकि जिस तरीके से कैंसर के मरीजों को सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, बहुत सारी थेरेपी होने के बाद में भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, और हम ये लगातार देख रहे हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज करने से कैंसर के जो मरीज हैं वो लगातार लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और हम हमारे कॉलेज में पिछले लगभग 2017 से कैंसर के रोगियों पर कार्य कर रहे हैं, कैंसर के रोगियों के घाव पर कार्य कर रहे हैं, और इस तरह हम देख रहे हैं कि कैंसर के इलाज में आयुर्वेद का योगदान अतुलनीय है। और यदि हम लगातार हमारी थेरेपी के माध्यम से कैंसर के रोगियों की सेवा करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमको कैंसर के रोगों के लिए हम एक बड़ा वरदान बन पाएंगे। आई एम शेयरिंग स्क्रीन। wound management work worship, this picture says everything and an important part of the treatment। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि वुंड मैनेजमेंट करने के लिए जब हम मरीज के पास पहुंचते हैं तो एक समर्पण भाव मरीज के लिए होता है, क्योंकि वुंड पेशेंट लगातार हमारे हॉस्पिटल में, हमारे क्लिनिक में, हमारे टोटल रहता है, और जिस तरीके से इसका मैनेजमेंट होता है तो करने के लिए चैलेंज होता है। तो हमें ऐसा मानना चाहिए हमारा मरीज हमारी गोद है, और यदि हम हमारे मरीज को भगवान लेते हैं तो फिर कहीं भी संशय नहीं रह जाता कि निश्चित हम Why we are discussing cancer? कुछ डॉक्टर फ्रेंड्स कहते हैं आयुर्वेद में कैंसर नहीं, बट so it's our right and to promote and provide the treatment।
यदि मैं कैंसर के बारे में बात करूं तो हमारे एंशिएंट आचार्य सुश्रुत ने कैंसर के बारे में बहुत सारी बातें बताई हुई हैं। उन्होंने जब कैंसर की संप्राप्ति बताई तो उन्होंने बताया गात्र प्रदेश से क्वचितो दोषा सम्मूर्छिता मानसम अभिपुरुष्य, मतलब मिथ्या आहार विहार के कारण हमारे शरीर में हमारे जो दोष हैं वो एकत्रित होते रहते हैं और एकत्रित होने के बाद में ये क्वचितो दोषा, शरीर के किसी भी भाग में सारे दोष एकत्रित होकर, यहाँ पर आचार्य ने दोषा से तात्पर्य लिया है कि एक दोष नहीं, एक से अधिक दोष एकत्रित होकर के मांसम अभिपुरुष्य, मांस को दूषित कर देते हैं। और वहां पर वृत्तम स्थिरम मंदुर्जम महांतम अनंत मूलम चिरवृद्या अपाकम, इन सब को लेकर के एक ऐसी ग्रोथ पैदा कर देते हैं जिससे आचार्य ने अर्बुद की संख्या दी है। और यदि हम बात करें सुश्रुत संहिता के निदान में तो वहां पर 11वें अध्याय में वहां पर उन्होंने ग्रंथि, अपची, अर्बुद, ग्लिकंड इन सब को एकत्रित करके कैंसर के बारे में जो जानकारी दी है। और सुश्रुत संहिता की यदि हम सूत्र स्थान में चले जाए तो वहां पर आचार्य ने बहुत सारे असाध्य व्रणों का वर्णन किया है, जिसको देख करके लगता है कि ये सारे व्रण जो घोड़ी के भगोष्ठ के समान है, नाल के समान घेरे हैं, जिनसे पूरी और पस का लगातार निकलना होता रहता है। तो ये सब चीजें बताती हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं होना चाहिए कि आयुर्वेद में कैंसर का वर्णन नहीं है। इसलिए हमें हमारी बताई हुई औषधियों के द्वारा कैंसर के मरीजों को लाभ पहुंचाना चाहिए और हम लगभग पहुंचा भी रहे हैं। आयुर्वेदा इज द कंप्लीट साइंस ऑफ लाइफ। जो स्लाइड इंपॉर्टेंट नहीं है मैं उससे आगे बढ़ता जाऊंगा। ओके, रेशो ऑफ डॉक्टर ऑफ पेशेंट इन अमेरिका there are 100 patients and 1 oncologist, but in India there are only 1 oncologist for 2000 patients। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा स्कोप है आयुष डॉक्टर्स के लिए कि जहां पर कैंसर के मरीजों की संख्या तो ज्यादा है लेकिन कैंसर के जो डॉक्टर्स हैं वो काफी कम है। यही कारण है कि भारत में कैंसर से होने वाली मृत्यु दर कम है। यदि हम बात करें अमेरिका जैसे देशों में तो वहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज में कैंसर का पता लग जाता है, इसलिए वहां पर कैंसर की जो डेथ रेट है वो कम है। लेकिन हमारे भारत में या तो जागरूकता के अभाव में या हॉस्पिटल की कमी के अभाव में हमारे यहाँ पे 3rd और 4th स्टेज में कैंसर का पता लगता है जब काफी भयावह स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए हमारे यहाँ पर डेथ रेट ज्यादा है। इसलिए हम सभी आयुष डॉक्टर्स इसके लिए एक बहुत बड़ा प्लान बना सकते हैं और ये हमारे डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ी अप्रोच हो सकती है कि हम कैंसर के फील्ड में कैंसर के रोगियों के लिए, कैंसर के घावों के लिए चिकित्सा करें तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक बड़ी बात होगी और एक नया स्कोप होगा। दोनों पिक्चर्स बता रही है कि अगले 2 दशकों में लगभग 2030 तक 1.5 करोड़ लोगों को कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यदि आप दूसरी पिक्चर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि कीमोथेरेपी इटसेल्फ डेंजरस फॉर द कैंसर पेशेंट। दोनों विरोधाभास है। एक तरफ तो हमें कैंसर के रोगियों के लिए कीमोथेरेपी की आवश्यकता बढ़ रही है और दूसरी तरफ कीमोथेरेपी देने के बाद में कैंसर के रोगियों में लगातार कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे मुंह में छाले हो जाना, वजन कम हो जाना, पेट में छाले हो जाना, नींद का नहीं आना, इस तरीके के कॉम्प्लिकेशन मरीज में लगातार बने होते हैं। तो इन दोनों चीजों के बीच में आयुर्वेद एक सेतु का काम करेगा, एक ब्रिज का काम करेगा और हम इस जो ये प्रक्रिया है, ये जो संप्राप्ति है, इसको तोड़ने का काम करेंगे कि कैंसर के इलाज में रोगी को निश्चित रूप से लाभ हो और आयुर्वेद के साथ साथ उसकी जितना भी जीवन है वो बेहतर तरीके से जिया जा सके। Why we are using Ayurveda? Ayurveda play a big role. Cancer is a threatened disease. More than 75% cases diagnosed in 3rd and 4th stage. We are seeing about 54% cancer patient died within 1 year. ये बहुत ही भयावह स्थिति है कि 54% लोगों की मृत्यु 1 साल के अंदर हो जाती है। ऐसा क्यों? रोल ऑफ कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी इज नॉट ए फुल्ली कैपेबल ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। वी आर सीइंग, हम भी देख रहे हैं कि इस तरीके के पेशेंट जो भी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी ले चुके होते हैं उनकी समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। आयुर्वेद मेंटेन द कैंसर सेल एनवायरनमेंट विकृत दोष एंड धातु। व्हाई डिस्कसिंग द कैंसर वुंड मैनेजमेंट? कैंसर के बारे में बात करना एक बड़ा सब्जेक्ट है क्योंकि डिफरेंट टाइप के कैंसर बॉडी में पाए जाते हैं, अलग अलग उनका मूल होता है, अलग अलग दोषों की विकृति होती है और अलग अलग स्रोत उसमें इन्वॉल्व होती है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ टॉपिक के रूप में कैंसर के वुंड के बारे में बात कर रहे हैं कि किस प्रकार कैंसर के जो वुंड्स हैं, घाव है, उनको ट्रीट किया जाए और क्यों आयुर्वेद के द्वारा किस प्रकार से ट्रीट किया जाए और इससे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, आयुर्वेद की पीढ़ी है, उसको किस प्रकार से ज्यादा लाभ पहुंचेगा। लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रीटमेंट फॉर द वुंड हीलिंग। जब हमारे पास कोई भी वुंड का पेशेंट आता है तो उसका जो ड्यूरेशन होता है वो लंबा होता है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक रेगुलर ड्रेसिंग होती है, रेगुलर चेंजेस होते हैं, रेगुलर उसमें कोलेजन फाइब्रस होते हैं। इस तरह ये जो हमारे पास पेशेंट होता है वो एक लंबे समय तक डॉक्टर्स के पास रहता है। एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक्स, NSAID, स्टेरॉइड्स आर वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी एंड वुंड हीलिंग आल्सो। हम ये देख रहे हैं कि यदि कोई भी घाव है उस समय यदि हम
एनाल्जेसिक है, स्टेरॉइड है या एंटी इन्फ्लेमेटरी लगातार लेते हैं तो घाव में जो कोलेजन फाइबर बनने की जो प्रक्रिया होती है, कोलेजन फाइबर के लिंकिंग की जो प्रक्रिया होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। सारी स्टडी ऐसा बता रही है। इसलिए वी कैन यूज आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक्स जस्ट हरिद्रा, तुलसी, अदरक, करंट, इन सब चीजों को यूज में लेकर के लंबे समय तक हम रोगी को दे सकते हैं। इससे रोगी को नुकसान भी नहीं होता है और घाव भरने की प्रक्रिया तेजी से बढ़ती है। एलोपैथी डॉक्टर्स आर नॉट सीरियस फॉर वुंड हीलिंग, हैविंग नो आइडिया फॉर द वुंड हीलिंग। इन बिग साइज ऑफ अल्सर गो फॉर इम्पुटेशन, बट इन आयुर्वेदा a lot of remedies for the wound healing। हम यदि बात करें तो आचार्य ने चिकित्सा स्थान के पहले अध्याय में 60 प्रकार के उपक्रम बताए हैं। जब हम किसी से बात करते हैं कि आयुर्वेद में 60 प्रकार के उपक्रम होते हैं घाव को भरने के लिए, तो बड़ी संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि आयुर्वेद में 60 तरीके बताए गए हैं और आचार्य ने 60 तरीकों में प्रथम जो बताया गया है वो अपतर्पण बताया गया है और अंतिम बताया गया है वो रक्षा विधान बताया गया है। यदि हम बात करें अपतर्पण की, अपतर्पणम अधोलंघनम, यदि कैंसर के रोगी में बल अधिक है तो निश्चित रूप से उसका अपतर्पण करवाना चाहिए, लंघन करवाना चाहिए। इससे हमारे शरीर में जो अग्नि होती है वो आम दोष का पाचन करती है और शरीर में जो दोष हैं जिनके कारण कैंसर की उत्पत्ति हुई है और उन दोषों ने जो धातुओं की विकृति की है, धातुओं द्वारा दोषों का जो मार्ग आवरण हुआ है, उन सबको खत्म करने के लिए अपतर्पण एक श्रेष्ठ साधन है। और आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा 2016 में जो नोबेल प्राइज मिला है ऑटोफेगी पर, वो इसी सिद्धांत पर मिला है कि यदि लंघन किया जाए तो कैंसर सेल्स को मारा जा सकता है। आयुर्वेद मल्टीमोडल ट्रीटमेंट इन कैंसर, जब हम एलोपैथिक साइंस की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो केवल फिजिकली कैंसर पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, जबकि हम ये देखते हैं कि ये कैंसर का जो पेशेंट होता है फिजिकली, मेंटली, सोशली, ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती है जिनसे वो जूझता है। तो क्यों ना, जब समस्याएं बहुत सारी है तो उसका ट्रीटमेंट प्लान भी एक कॉमन होना चाहिए जो आयुर्वेद के पास है। जस्ट वी विल डिस्कस AMTC, आयुर्वेदा मल्टीमोडल ट्रीटमेंट इन कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ लंग नोड एंड ट्यूमर, ट्रीटमेंट ऑफ वुंड, पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, डिस्चार्ज, फाइब्रोटिक एजेस अराउंड द वुंड, वुंड मैनेजमेंट आफ्टर सर्जरी। जब भी हम कोई कैंसरस वुंड की या कैंसरस ग्रोथ की सर्जरी करते हैं तो उसके बाद में यदि कोई घाव बनता है तो उसका मैनेजमेंट करना भी आयुर्वेद के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अनागत बाधा प्रतिशत, टू स्टॉप मेटास्टेसिस, कई बार ऐसे केसेस देखे जाते हैं जिनमें कैंसर होने के बाद भी पेशेंट सही भी हो जाता है, उसके बाद भी कुछ समय बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 1.5 साल बाद दोबारा कैंसर सेल बॉडी में आते हैं और दोबारा कैंसर की संभावना हो जाती है। ऐसे मैंने बहुत सारे केस देखे हैं जिनमें ब्रेस्ट कैंसर के ऐसे केस हैं जिनमें 6 महीने ठीक होने के बाद में भी रोगी अचानक कुछ दिनों बाद में उसके सिर में चक्कर आने लग जाते हैं, रोगी पलंग से उठते ही गिर जाता है। जब उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और दोबारा चूंकि कैंसर की स्थिति होती है इसलिए ब्रेन की MRI कराई जाती है तो देखते हैं कि कुछ मेटास्टेसिस लीजन ब्रेन में बने हुए हैं। तो हमारा आयुर्वेद इसको सूक्ष्म दृष्टि से देखता है कि यदि शरीर में थोड़े से भी दोष बचे हैं, थोड़े से भी दोषों की विकृति है तो वो दोष शरीर में कुपित होकर के, कुपिता नाम ही दोषणम शरीर परिदावतम यत्र खेले गुण्यात व्याधिस्तत्र उपजायते अधिशेते यथा भूमि बीजम कालम च रोति। विषम ज्वर अध्याय में आचार्य ने बताया है कि जिस प्रकार एक बीज भूमि में रहता है और भूमि में रहने के बाद में जैसे ही वातावरण अनुकूल पाता है वो वृक्ष के रूप में परिवर्तित होता है, इसी प्रकार कैंसर की जो कोशिकाएं होती है वो कभी नहीं मरती है। ऐसा एक दार्शनिक ने कहा कि ये अमर होती हैं। इसलिए आयुर्वेद ही एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें सूक्ष्म बचे हुए दोषों को, कैंसर की कोशिकाओं को मारा जा सकता है जिससे दोबारा रिकरेंस ना हो। मेटास्टेसिस, यदि मेटास्टेसिस हो भी जाता है तो उनके जनरलाइज सिम्टम्स को रोकने के लिए आयुर्वेद इज बेटर। इम्यूनोमोड्यूलेटर, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रसायन थेरेपी, धातु पोषक थेरेपी, नो डाउट, रक्त शोधक एंड रक्तवर्धक मेडिसिन, नो डाउट। सत्वोज चिकित्सा इज द मेन पार्ट ऑफ द कैंसर। काउंसलिंग पार्ट, यदि हम कैंसर के पेशेंट से ट्रीट करते समय काउंसलिंग करते हैं, उसके फैमिली मेंबर से काउंसलिंग करते हैं तो डेफिनेटली पेशेंट को राहत मिलती है, पेशेंट के फैमिली मेंबर को राहत मिलती है और ये बहुत बड़ा पार्ट है कैंसर के मरीज के ठीक होने में। जैसा हम कई बार देखते हैं कि कैंसर का मरीज जब हमारे पास आता है तो कुछ पेशेंट्स को बताया भी नहीं जाता कि उन्हें कैंसर है, उनको ऑपरेट भी किया जाता है और उनको थेरेपी भी दी जाती है और वो पेशेंट आज तक अब सर्वाइव कर रहे हैं और अपना अच्छा जीवन जी रहे हैं। नो डाउट, योगा, डाइट एंड मंत्र चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। कुछ हॉस्पिटल्स में मंत्र चिकित्सा पर कार्य हुआ है। कैंसर के पेशेंट को 2 ग्रुप में बांट करके एक ग्रुप को महामृत्युंजय का जाप कराया गया और देखा गया कि जहां पर मंत्रों का जाप कराया गया वहां पर
उनकी जो सर्वाइवल रेट है, उनका जो आखिरी जीवन है वो बहुत बेहतर तरीके से जिया है उन्होंने। तो मैं कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद में जो कुछ है वो सब साइंटिफिक लिखा हुआ है, उसे यूज करने की जरूरत है और आगे हमारी पीढ़ियों को भेजने की जरूरत है ताकि मरीजों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। पैलिएटिव केयर ऑफ कैंसर पेशेंट, ये भी एक नया स्कोप है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे जूनियर्स के लिए कि पैलिएटिव केयर क्या है। पैलिएटिव केयर पार्ट का मतलब है कि जब मरीज का आखिरी समय होता है, डॉक्टर डायग्नोस करके ट्रीटमेंट के बाद इस तरह बोलते हैं कि आप इनको घर पर ले जाइए और घर पर इनकी सेवा कीजिए, इनका अंतिम समय है। तो इस स्थिति में जब पेशेंट को घर पर ले जाया जाता है तब भी उसके साथ बहुत सारी समस्याएं बनी हुई थी, जैसे खाना खाने के लिए ट्यूब की जरूरत, मोशन के लिए वस्ती की जरूरत और मल्टी ऑर्गन फेल्योर की प्रॉब्लम भी कभी कभी पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति में पैलिएटिव केयर का तात्पर्य है कि जितना जीवन उनका शेष है, मान लीजिए डॉक्टर्स ने उनका जीवन 3 महीने 6 महीने डिसाइड किया है, तो 3 महीने या 6 महीने में उनका जितना भी जीवन बचा हुआ है वो कैसे बेहतर हो, उनको कोई दिक्कत ना हो, वो अच्छी प्रकार खाना खाते रहें, मलमूत्र का विसर्जन करते रहें, खुश रहें और उनको इसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। दैट इज द पैलिएटिव केयर। और इस पैलिएटिव केयर में मैंने देखा है आयुर्वेदिक मेडिसिन का, आयुर्वेदिक थेरेपी का बहुत ही बढ़िया रोल है। और ऐसा भी कई बार देखा है कि जब डॉक्टर्स कैंसर पेशेंट को घर पर भेज देते हैं कि आपके पास बहुत ही कम समय रह गया है, लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा, आयुर्वेद मंत्रोपचार और आयुर्वेद थेरेपी, योगा, प्राणायाम, मंत्र चिकित्सा के बाद में मैंने उनको स्वयं को 2 साल, 3 साल, 4 साल तक आराम से बेहतर जीवन जीते हुए देखा है। So we can trust with Ayurveda in cancer patients. Role of Ayurveda in palliative care. Use of Ayurveda medicine in the complicated state of the cancer patient. Complicated stage में कैंसर पेशेंट में भी आयुर्वेद मेडिसिन को यूज लिया जा सकता है। यदि हम कीमोथेरेपी की बात करें, जो कीमोथेरेपी पेशेंट को दी जाती है दैट इज डेंजरस एंड पेनफुल, लेकिन आयुर्वेदा में भी ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है जिनको फ्रेश तैयार करके पेशेंट को दी जा सकती है और वो कीमोथेरेपी की तरह कार्य करती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस तरह हमारी मेडिसिन एलर्जी करती हैं, उसी प्रकार कुछ पेशेंट में कीमोथेरेपी की जो मेडिसिन होती हैं वो भी एलर्जी करती हैं। पहला साइकिल ही जब कीमोथेरेपी का दिया जाता है तो उन पेशेंट्स को बहुत सारी दिक्कतें पैदा होने लग जाती हैं। तो इसलिए हमने देखा है कि हमारे जैसे काली तुलसी है, गिलोय है, आमलकी है, ये सब एंटी कैंसरस एक्टिविटी रखती है। यदि हम काली तुलसी की बात करें, काली तुलसी के स्वरस में ग्लूटाथियोन एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम पाया जाता है। ये ट्यूमर की ब्लड सप्लाई को रोकता है और उसको मेटासिस को रोकता है। इसलिए इसका मतलब तात्पर्य यह है कि यदि हम काली तुलसी के स्वरस को लगातार प्रयोग में लेते रहेंगे तो ट्यूमर की सप्लाई धीरे धीरे कम होगी और धीरे धीरे ये खत्म भी हो सकती है। यदि हम बात करें पबमेड 2006 में पेपर पब्लिश हुआ है, उसमें बताया गया है कि इन विवो स्टडी माइस में की गई, चूहों में एक इन विवो स्टडी की गई और उनको आयोडीन 131 का डोज दिया गया रेडियोथेरेपी के रूप में और बाद में उनको काली तुलसी का प्रयोग भी करवाया गया। तो 67% पेशेंट में देखा गया कि उनके ट्यूमर की ग्रोथ धीरे धीरे कम होती गई और रेडियो एक्टिव जो पदार्थ थे उनके साइड इफेक्ट भी कम हो गए। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन है। यदि हम सदाबहार की बात करते हैं, एक प्लांट है सदाबहार जिसकी मेडिसिन कीमोथेरेपी के रूप में काम में ली जाती है। इसमें 2 एल्कलॉइड होते हैं, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। तो हम यदि सफेद फूलों वाला जो सदाबहार होता है, रात में उसको गला करके पीस करके सुबह मरीज को देते हैं तो वो कीमोथेरेपी की तरह काम करता है। और यदि कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी चल भी रही हो तो उसके कॉम्प्लिकेशंस को रोकता है। तो वी हैव सो मेनी मेडिसिन टू रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ chemotherapy and radiotherapy during the treatment. Cancer patient having physical, mental, spiritual, social, personal and economical problems. There are so many multiple problems. So multimodal treatment, that's only and only मैनेजमेंट। पिछले कई वर्ष 2000 से हम वुड के फील्ड में कार्य कर रहे हैं। घाव के में देखा हमने कि डायबिटीज के वुंड होते हैं, वेरिक अल्सर होते हैं, बर्जर डिजीज के अल्सर होते हैं, डिफरेंट टाइप के जितने भी अल्सर होते हैं उनमें आयुर्वेद का बेहतर रोल है। लेकिन हमने जब इस प्रोग्रेस करके देखा होते हैं क्योंकि रेडियोथेरेपी जो है वो कैंसर घाव को बढ़ने से रोकती है। आगे तो उस स्थिति में यदि हम आयुर्वेदिक मेडिसिन का ओरली यूज किया जाए और स्नेहन के रूप में घृत का प्रयोग या औषधियों से सिद्ध घृत का प्रयोग घाव में किया जाए तो उसके बहुत ही बेहतर परिणाम मिलते हैं, ऐसा प्रायोगिक रूप से देखा गया है। लोकल ट्रीटमेंट आर वेरी बेनिफिशियल फॉर द वुंड्स। 60 उपक्रम है
60 प्रकार के उपक्रम है वुंड के लिए, बहुत बेहतर है। वी हैव वेरी गुड एनाल्जेसिक एंड एंटीबायोटिक्स इन आयुर्वेदा, कैन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऑटोफेगी के बारे में अभी बात की, 2016 का जो नोबेल प्राइज मिला है ऑटोफेगी या लंघन के रूप में मिला है। यदि रोगी का बल अधिक है, रोगी का ओज अधिक है और यदि रोगी लंघन को सहन कर सकता है तो कैंसर के पेशेंट्स को लंघन अवश्य कराना चाहिए। इट इज वेरी बेनिफिशियल इन द किलिंग ऑफ कैंसर सेल। टाइप ऑफ कैंसरस वुंड, कैंसर वुंड के बारे में बात करें तो कैंसर वुंड कितने प्रकार के हो सकते हैं। वुंड वाज सर्जिकली क्रिएटेड, कई बार जब हम सर्जरी किसी भी नोड को या किसी भी ग्रोथ को निकालते हैं, जिस तरह हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर में, तो ब्रेस्ट निकालने के बाद में वहां पर एक वुंड बनता है जो सर्जिकली क्रिएटेड होता है और उस घाव को ठीक करना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रेडियो और कीमोथेरेपी, जब भी किसी कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी दी जाती है, रेडियोथेरेपी का तात्पर्य है कि कैंसर के किसी भी इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल ग्रोथ पर जब रेडियोथेरेपी दी जाती है उस ग्रोथ को कम करने के लिए, तो ये रेडियोथेरेपी स्किन में जाती है, स्किन के बाद मस्कुलर टिश्यू में और फिर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचती है। तो बीच में जितने भी हेल्दी टिश्यू होते हैं उनको मारते हुए ही जाती है। तो वहां पे वेसोडाइलेशन होता है, रेडनेस होती है, इरिथमा होता है, इचिंग होने लग जाती है। तो इस प्रकार पेशेंट को लगातार रेडियोथेरेपी के बाद में उस पर्टिकुलर प्लेस में प्रॉब्लम बनी हुई रहती है। दैट इज द वुंड ड्यू टू रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी की ड्रग जितनी पेनफुल होती है उतनी पॉइजनस होती है कि एक बार मेरे पास एक पेशेंट भी आया था जिसको कीमोथेरेपी की ड्रग दी जा रही थी और यदि उसकी ड्रिप फेल होने के कारण कीमोथेरेपी की ड्रग जब उसके हाथ पर गिरी तो वहां पर एक घाव बन चुका था। तो इस तरीके से मेडिसिन के द्वारा भी कीमोथेरेपी के दौरान घाव बन सकते हैं। ड्यू टू डिजीज प्रोग्रेशन, यदि कोई इंटरनल कार्सिनोमा, जिस तरह हम बात करते हैं पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा, लीवर कार्सिनोमा, इंटेस्टाइनल कार्सिनोमा या प्रोस्टेटा कार्सिनोमा, रेक्टल कार्सिनोमा इटसेल्फ, तो इसमें धीरे धीरे जब मेटास्टेसिस होता है और एक जगह से दूसरी जगह कैंसर स्प्रेड करता है, तो कई बार क्या होता है कि ये जो कैंसर होता है ये धीरे धीरे स्प्रेड होकर के स्किन के पास आ जाता है और स्किन के पास आ जाकर के ये खुल जाता है वुंड्स के रूप में ऊपर। इस तरह हम कैंसरस वुंड्स को 3 भागों में बांट सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट साइट, थोड़ा सा हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा कि जो रेडियोथेरेपी है उसमें क्या होता है। रेडियोथेरेपी एक्चुअली जो कैंसरस सेल होती है उनको मारने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। बॉडी के अंदर कोई भी ग्रोथ है या कैंसर सेल है, नोड है, वहां पर रेडियोथेरेपी दी जाती है। जब रेडियोथेरेपी दी जाती है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा हम फिजिक्स की तरफ जाएंगे। हमारी जो भी सेल होती है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ गति करते रहते हैं और आपने देखा भी होगा 2n²। इसकी जैसे प्राइमरी ऑर्बिट है, प्राइमरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 × 1² बराबर 2। यदि हम सेकेंड ऑर्बिट में जाएंगे तो 2 × 2² = 8। तो पहली जो ऑर्बिट होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंड जो ऑर्बिट होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे ही रेडियोथेरेपी दी जाती है तो रेडियोथेरेपी कैंसर सेल को तो मारती है, लेकिन कैंसर सेल के आसपास जो हेल्दी टिश्यू होते हैं उनमें जो कोशिकाएं होती है उनके केंद्र के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं वो उस एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं और उस एक्सेप्ट करने के बाद में अपर ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एनर्जी लेकर के अपने जो स्टेबल ऑर्बिट होता है, मतलब पहले ऑर्बिट में जाता है, दूसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में जाता है और वहां पर जाने के बाद में वो अपनी एनर्जी डिफ्यूज करता है, छोड़ता है। इसकी वजह से वहां का डीएनए डैमेज हो सकता है, सेल के अंदर के जितने भी कंटेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम और भी जो मटेरियल है वो सब डैमेज हो सकता है। इस तरह हम देख रहे हैं कि रेडियोथेरेपी जो है वो आसपास के जो हेल्दी मटेरियल है, हेल्दी सेल्स हैं, उनको भी किल करता है। ये हम देख रहे हैं। और थोड़ी सी बात मैं इस बारे में करना चाहूंगा घाव के बारे में, क्योंकि हम रेडियोथेरेपी दे रहे हैं, इससे कैंसर के सेल मर रहे हैं लेकिन हेल्दी सेल मर रहे हैं, क्योंकि जब एक घाव हो जाता है तो घाव की जो हेल्दी सेल होती हैं उनमें मल्टीप्लिकेशन होता है। घाव की हेल्दी सेल बार बार माइटोसिस होता है, बढ़ती हैं, हेल्दी सेल बार बार बढ़ती हैं, कोलेजन टिश्यू बार बार बनते हैं और धीरे धीरे वर्ण जल्दी से बढ़ जाता है। लेकिन यदि पेशेंट की रेडियोथेरेपी चल रही है तो इस दौरान क्या होता है, वो जो कैंसरस वुंड होता है उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है। जब भी आप कैंसर के वुंड को देखेंगे तो इसके जो एजेस होते हैं वो हार्ड होते हैं, एकदम मान के चलिए
पत्थर की तरह हार्ड हो जाते हैं कई बार तो, और उसमें वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है। यदि आप कैंसर के वुंड को टच करेंगे तो हो सकता है उसमें बहुत सारी ब्लीडिंग हो जाए। और इस प्रकार ये जो हेल्दी टिश्यूज को मारने लगते हैं तो कैंसर के घाव का बनना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम इस प्रकार की मटेरियल का यूज करते हैं कैंसर के वुंड में, जहां पर जिस प्रकार हम आगे बात करेंगे जात्यंती ग्रंथ के बारे में, मधुकादि ग्रंथ के बारे में, गोरादि ग्रंथ के बारे में, जब हम इंटरनली और एक्सटर्नली घी का प्रयोग करते हैं। इंटरनली ये कई रिसर्च में देखा जा चुका है कि यदि रेडियोथेरेपी के दौरान गाय के घी का प्रयोग किया जाता है और उसमें पित्त शामक दवाओं का प्रयोग किया जाता है तो रेडियोथेरेपी के दुष्परिणाम कम आते हैं। और एक्सटर्नली जब कैंसर के वुंड में घृत का प्रयोग किया जाता है, जैसे जात्यादि घृत, गोरादि घृत, करंजादि घृत, तो वहां पर हीलिंग की प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ती है, क्योंकि जो घी होता है वो हेल्दी सेल में अंदर जाने के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, क्योंकि ये स्निग्ध होता है इसलिए वहां पर वात का संबंध करता है। और इसमें जितने भी फाइब्रस टिश्यू होते हैं जो कैंसर के वुंड के आसपास बन जाते हैं उनको सॉफ्ट करता है, इसलिए उनकी हीलिंग तेज होती है। कीमोथेरेपी इटसेल्फ डिलेड वुंड हीलिंग। कीमोथेरेपी घाव को धीरे धीरे भरने में देरी करती है। एक्चुअली जब भी किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी मिलती है तो इसका 8 से 10 मेडिसिन होती है, अलग अलग काम होता है। डॉक्टर्स विल डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ कीमोथेरेपी विल बी गिवन टू द कैंसर पेशेंट। Different chemotherapeutic agents have different effect on tissue, including interfering with metabolic process, DNA structure, replication pathway, and cell division. अलग अलग प्रकार की कीमोथेरेपी मेडिसिन अलग अलग प्रभाव शरीर में डालती है। As these agents target and rapidly growing tissue in addition to the cancer, जब आप ये देखते हैं कि कीमोथेरेपी का प्रभाव ये है कि वो शरीर में जहाँ पर भी कैंसर सेल होंगे उनको मारेंगी, तो साथ के साथ वो क्या करती हैं, हेल्दी टिश्यू होते हैं हमारे उनको भी मारेंगे। हेल्दी टिश्यू मारने से वहां की जितनी भी कोशिकाएं होती है वो डैमेज होती हैं, और ये वुंड की जितनी भी हेल्दी टिश्यू होते हैं शरीर में कहीं भी यदि कैंसर का घाव है उस समय यदि कीमोथेरेपी चल रही है तो कीमोथेरेपी के दुष्प्रभाव के रूप में उस घाव में जितने भी हेल्दी सेल्स हैं जिनमें बार बार डिवीजन हो रहा है और घाव के भरने की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है, कीमोथेरेपी के दौरान वो प्रक्रिया रुक जाती है। तो हमारा कहने का पर्पज ये है कि रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के दौरान कैंसर के घाव बनने की प्रक्रिया धीरे हो जाती है और घाव का बनना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए यदि हम हमारे आयुर्वेद एंटी कैंसर मेडिसिन और घृत का प्रयोग किया जाए तो कैंसर के घाव तेजी से बढ़ते हैं। आप एक पिक्चर देख रहे हैं, इसमें इस तरीके का एक पिक्चर है। रेडिएशन जब किसी भी, ये हमारा एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं। जब कोई भी रेडिएशन दिया जाता है तो रेडिएशन देने के बाद में सेल का इस तरीके से सेल के जो पेरीफेरीज जो होते हैं वो टूट टूट कर गिरने लगते हैं, सेल डैमेज होने लग जाता है। एक हेल्दी सेल धीरे धीरे गैंग्रेनियस सेल में चेंज हो जाता है, दिस टाइप। रेडिएशन आर हाई एनर्जी लेवल डैमेज टू द सेल कंटेंट। इसलिए हम ये देखते हैं, आपने भी सुना होगा कि किसी भी पेशेंट को ज्यादा एक्सरे, ज्यादा सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई नहीं कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रेस शरीर में जाती हैं तो हमारे शरीर के जो डीएनए है, केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उनमें चेंज कर सकती हैं। तो आई एम सेइंग दिस टाइप ऑफ रेस कैन प्रोड्यूस कैंसर इन द बॉडी। इसलिए हमें अवेयर रहना चाहिए कि कम से कम सीटी स्कैन, एमआरआई की तरफ जाना चाहिए। हो सके डायग्नोसिस अगर किसी तरीके से बन जाए तो बेहतर होता है। इस तरह की रेस शरीर को नुकसान दे सकती है। असाध्य व्रण, ये सारे जितनी पिक्चर्स हैं ये हमारे पेशेंट जो हमारी ओपीडी में आए हैं उन्हीं की पेशेंट है, कहीं से नेट से नहीं ली गई है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अर्बुद का वर्णन आचार्यों ने पूरी तरीके से आयुर्वेद में बताया गया है। आयुर्वेद में अर्बुद का वर्णन है, कारणों का वर्णन है और उसकी चिकित्सा का ही वर्णन है। इसलिए डेफिनेटली देयर इज नो प्रॉब्लम, हम सभी आयुर्वेद तरीके से कैंसर को मैनेज कर सकते हैं, कैंसर के पेशेंट को एक सुख जीवन बिताने के लिए काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आचार्यों ने व्रणों के बारे में बताया गया है कि कैंसर के व्रण कैसे होते हैं। क्योंकि आयुर्वेद ने यहाँ पर कैंसर के बारे में नहीं बताया, आचार्य ने यहाँ पर असाध्य व्रणों के बारे में बताया गया। लेकिन जब हम देखते हैं अर्थापत्ति नाम यत्र एकेन अर्थसुक्तस् अपरस अर्थसिद्धि, आचार्यों ने ये नहीं कहा कि ये अर्बुद के व्रण है, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि असाध्य व्रण है। तो जब हम स्ट्रक्चर सेंस में लिख रहे हैं तो हम ये जानते हैं कि आचार्य ने कहीं ना कहीं अर्बुद के रूप में इन व्रणों का किया है। यदि हम कहें घोड़ी के भगोष्ठ के समान व्रण, ये भी आप देख रहे हैं, ये ब्रेस्ट कैंसर में
जो आप पेरी में ये इवर्टेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज द ब्रेस्ट कैंसर स्ट्रक्चर, और ये घोड़ी के बगोस्ट के समान दिखाई दे रहा है। यदि आचार्य ने ये भी कहा है कमल नाल के समान घेरे जिनमें देखना मुश्किल हो, तो ये देखिए आप, ये ब्रेस्ट कैंसर का जो लेटरल साइड है, इसमें जो ये कैविटी बनी हुई है, ये कमल नाल के समान है, और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे, आचार्य ने ये भी कहा है कि जो व्रण अधिक पूर्ण रक्तस्राव बहाते हैं, जिसमें से रक्त ज्यादा निकलता है, और जिसके आसपास के जितने भी जो एजेस हैं वो हार्ड हो गए हैं, तो वो असाध्य व्रण मानना चाहिए। इस तरीके से व्रण है, ये सार्कोमा ऑफ द ग्लूटल रीजन। तो इस तरीके के जितने भी वुंड्स हम देख रहे हैं, ये आचार्यों ने इन व्रणों का कहीं ना कहीं वर्णन किया हुआ है। हेड एंड नेक कैंसर में यदि हम वुंड देखेंगे, आप जब भी आप किसी कैंसर के घाव देखेंगे, जब भी आपको देखने का मौका मिले, तो आप देखेंगे कैंसर के घाव आसपास से थोड़े उठे हुए होते हैं, इवर्टेड होते हैं, क्योंकि कैंसर में कफ और मेद दोष की अधिकता होती है। कफ और मेद दोष धीरे धीरे घाव में एकत्रित होते हैं और पेरी के रूप में अपनी एक त्वचा के रूप में आपने आपको ऊपर से उठा लेते हैं। इसलिए जब भी आप देखेंगे ये बहुत सारे कफ और मेद की समान हार्ड होते हैं, इनके पेरीफेरल रीजन उठे हुए होते हैं, और इनमें से मेद के समान, जिसको आप पस नहीं कह सकते, क्योंकि आचार्यों ने वही कहा था संप्राप्ति में चिरवृद्धापाकम, कैंसर जो होती है वो चिरवृद्धापाकम, इसमें पाक नहीं होता है। पाक नहीं होने का कारण आचार्य ने यही बताया है कि इसमें कफ और मेद की अधिकता होती है। न पाकमायन्ति कफाधिक्त्वात् मेदो अधिक्त्वात् च विशेषास्तु, कफ और मेद की अधिकता होने के कारण कैंसर में पाक नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे कि जो व्हाइटिश मटेरियल दिख रहा है, ये मेद और कफ की अधिकता के कारण जो तंतु दिखाई देते हैं वो कैंसर में दिखाई देते हैं। मैं स्वयं हैरान हूं कि आचार्य ने हजारों वर्षों पूर्व कैंसर के बारे में, अर्बुद के बारे में हमें इतनी नॉलेज दी है, इतना ज्ञान दिया है कि आज भी मॉडर्न टेक्स्ट में हमको वो ज्ञान देखने को नहीं मिलता है। हेड एंड नेक कैंसर, ये आप देख रहे हैं, हेड एंड नेक कैंसर में जो सॉफ्ट पैलेट का जो कैंसर है, इसमें हमने जात्यधिक रक्त का प्रयोग किया है। धीरे धीरे इसकी रिकवरी धीरे हुई है, सॉफ्टनेस बढ़ी है, और ये प्राइमरी एंड पोस्ट ऑपरेटिव, आप दो पिक्चर देख रहे हैं, ऊपर और नीचे। ऊपर की जो पिक्चर है वो प्री ऑपरेटिव है, मेडिसिन यूज करने से पहले की है, बाद की पिक्चर जो है मेडिसिन यूज करने के बाद की है। इस तरह हम देख रहे हैं कि असाध्य व्रणों का, अर्बुद के व्रणों का आचार्यों ने वर्णन भी किया है, और उसी आधार पर चलते हुए हमने हमारे आयुर्वेद के माध्यम से उनकी चिकित्सा भी की है। Why it is difficult to manage a cancer wound? कैंसर के घाव को सही करना क्यों मुश्किल है? The treatment of patient with cancer has advanced into a complex multimodal approach like surgery, radiation and chemotherapy. यदि हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच पर जाएं, तो हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आता है कैंसर का, तो वो ऑलरेडी प्री डायग्नोस होता है। हमारे पास जब भी आता है तो हमें पता हो चुका होता है कि इसको कैंसर है, और 80% केसेज में सर्जरी हो चुकी होती है, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी या तो खत्म हो चुकी होती है या चल रही होती है। ऐसी स्थिति में, क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर लिया है, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी बोथ आर वेरी पेनफुल, और वुंड हीलिंग में ये डिफिकल्टी पैदा करते हैं। तो यदि जब हमारे पास मरीज आता है वुंड्स का, क्योंकि उसकी पहले रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी हो चुकी होती है, तो हमारे लिए एक चैलेंज हो जाता है किस तरह हमको उस घाव को भरना है। रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी for local regional control of disease following surgical resection has negative healing effect. ये दोनों चीजें घाव को भरने के लिए नेगेटिव हीलिंग इफेक्ट डालती हैं। और मैंने प्रैक्टिकली ये देखा है कि यदि कोई कैंसरस वुंड का पेशेंट विदाउट कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के यदि हमारे पास आता है, तो उसके घाव तेजी से बढ़ते हैं। ये प्रैक्टिकली देखा गया है। इट स्टॉप द रैपिडली डिवाइडिंग टिश्यू ऑफ हीलिंग वुंड, so a cancerous wound cannot heal and slough day by damaging the cell because they do not want to treat the wound. थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का प्रयोग शरीर में कैंसर सेल को मारने के लिए किया जाता है। इसलिए भी किया जाता है कि कैंसर सेल मेटास्टेसिस के रूप में पूरी बॉडी में कहीं दूसरे स्थान पर ना चले जाएं। लेकिन ये दोनों प्रोसेस कैंसर के घाव को भरने से रोकती हैं। इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे जितने भी एंकोलॉजिस्ट फ्रेंड्स हैं उनका ऐसा मानना है ज्यादा जरूरत है कैंसर के
रोगी की जान बचाना, कैंसर के रोगी की कैंसर सेल को मारना, कैंसर के रोगी में मेटास्टेसिस ना हो, ये इंपॉर्टेंट है, चाहे घाव भरे या ना भरे, दैट इज द सेकेंडरी पार्ट। इसलिए आप प्रैक्टिकली भी देखेंगे कैंसर के घाव जितने भी होते हैं वो धीरे धीरे स्लम में बदल जाते हैं और मरीज उनके लिए परेशान होता रहता है। The ultimate goal of this multimodal approach to treating cancer is to eradicate disease while causing the least amount of harm to the patient. Unfortunately, injury to the patient does occur, and the degree of damage to surrounding tissue impact overall wound healing. इससे एक बात स्पष्ट होती है कि घाव भरे ना भरे, रोगी के कैंसर सेल मरने चाहिए ताकि बीमारी दूसरे अंगों में ना फैले। किंतु रोगी के शरीर पर दिखने वाला एक बड़ा घाव उसकी मानसिक बीमारी को बढ़ा देता है, इसलिए घाव का बनना जरूरी है। एंड देयर आर मेनी मेडिसिन, मेनी प्रोसीजर्स इन आयुर्वेद फॉर द वुंड हीलिंग। Ayurveda can help. Many Ayurveda oncologists and our traditional practitioners are treating the cancerous patients by killing the cancer cell, reduce cancerous symptoms, stop further metastasis. So many patients are coming in our OPD and patients are getting relief. But it is very important part to treat the cancerous wound and wound related complications like pain, redness, discharge, itching and fibrosis also. Ayurveda playing a big role because modern science using just betadine like ointment for the cancerous wound. Why all practices are confused? Local and generalized treatment. In case of cancer wound management, both treatment, local as well as general treatment must be parallel therapy in cancer. If we are doing only wound management, it may be dangerous for the patient. Metastasis can kill the patient. And if we are doing chemotherapy and radiotherapy, then wound will be burst. दोनों विरोधाभास वाली चीजें हैं, इसलिए दोनों चीजों को पैरेलल में लेकर चलना पड़ेगा। कुछ प्रोसीजर ऐसे भी अपनाने पड़ेंगे जो कैंसर के घाव को बढ़ते रहें, और कुछ प्रोसीजर ऐसे भी अपनाने पड़ेंगे जो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी अथवा आयुर्थेरेपी जो है, आयुर कीमोथेरेपी है, उसके द्वारा कैंसर के सेल को मारते भी रहें। ये कंबाइंड प्रोसीजर्स है। बार बार पर उसका एक बहुत ही रोचक प्रश्न दिखाई पड़ता है कि यदि हम कैंसर के मरीज में दोनों प्रकार के ट्रीटमेंट को पैरेलल चलाते रहेंगे तो निश्चित रूप से ये कैंसर मरीजों के हित में होगा और वो अपना बेहतर जीवन पाएंगे। इस ग्राफ के माध्यम से हम थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। कीमोथेरेपी स्टॉप मेटास्टेसिस, किल द कैंसर सेल एंड हेल्दी सेल। आयुर्वेद मेडिसिन विद कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के दौरान कैंसर सेल तो मर ही रहे हैं, लेकिन हमारे हेल्दी सेल भी मर रहे हैं, लेकिन इसी क्रम में होता है। भार्गव जी समराइज करें। भार्गव जी सुन पा रहे हैं? हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है आपकी आवाज। आवाज हाँ आवाज आ रही है आपकी। समराइज कर दीजिए आप, है ना, आपका टॉपिक जो है। ओके ओके सर, मैं इसको समराइज करता हूँ सर। कैंसर जैसी बीमारी के लिए सभी का संयुक्त प्रयास आवश्यक है। समय की कमी होने के कारण हम इसको थोड़ा जल्दी लेंगे। ये कुछ डाटा है हमारे हॉस्पिटल्स के जो वुंड मैनेजमेंट के।
हमने एक स्टडी प्लान किया था, यहाँ के जो इंदौर के कैंसर हॉस्पिटल है उसके साथ मिलकर एक स्टडी बनाया था, जिसमें हमने वहाँ के जितने भी कैंसर के मरीज हैं उनके घावों को लेकर के जात्यंती घृत का प्रभाव देखा था और उसके काफी अच्छे रिजल्ट सामने आए। दिस इज द परमिशन ऑफ हॉस्पिटल। कोई आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ओके सर, स्टडी प्लान इस तरीके से हमने वहाँ के कैंसर के उसमें, क्योंकि हमने देखा है कि कैंसर के जितने भी पेशेंट होते हैं वो डायरेक्टली आयुर्वेदिक ओपीडी में नहीं आते, इसलिए हमें कैंसर हॉस्पिटल के साथ मिलकर के इसको करना पड़ा था। यहाँ की फार्मेसी में हमने जात्यंती घृत बनाया था रसशास्त्र में, और उसको पैकिंग की, टीएलसी भी कराया उसका। जात्यंती घृत पर हमने डिफरेंट टाइप के पेशेंट को देखा। ये हिस्ट्री, एक पेशेंट की हिस्ट्री बताना चाह रहा हूँ आप लोग, फिर उसके बाद में इसको खत्म करेंगे। एक पेशेंट है, उनको एक लंप हुआ ब्रेस्ट में, उसके बाद में 2016 में उनको कैंसर हॉस्पिटल में एडमिटेड किया। उसके बाद में उनकी पार्शियल मेस्टेक्टोमी भी की गई। रेडियोथेरेपी होने के बाद में भी देखा गया कि जो घाव गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, एंड दिस इज द बायोप्सी रिपोर्ट। बायोप्सी रिपोर्ट है जिसमें कार्सिनोमा बताया गया है। उसके बाद में आप ये पिक्चर्स देख रहे हैं, ये आप देखिए, ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये जनवरी 2016 की है। इसमें 29/3/16 को यहाँ पर एक काफी इवर्टेड लोब बन चुका है, ग्रोथ बन चुकी होती है, जिसको ऑपरेट किया गया, और इसके बाद में इस तरीके का जो एक ओपन वुंड होता है वो सर्जरी के बाद में बना। इस तरीके से लगातार उसमें जात्यंती घृत और आयुर्वेदिक मेडिसिन से इसमें जितना भी स्लफ था वो निकला। उसके बाद में धीरे धीरे आप हीलिंग अप्रोच देख रहे हैं 5 and 6 में। एंड दिस इज द फाइनल रिपोर्ट ऑफ द ब्रेस्ट वुंड, कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। सर कितना टाइम है मेरे पास? हाँ सर, 5 मिनट में कर दीजिए। ओके सर, थैंक यू। यदि हम आयुर्वेद की संप्राप्ति के बारे में बात करें तो कैंसर में हम मानते हैं कि जितने भी रोग होते हैं वो दोषों के कारण होते हैं। कैंसर में कफ दोष की अधिकता होती है। जब कफ दोष शरीर में बढ़ता है तो मंदाग्नि होती है, अग्नि की कमी आ जाती है, और ये कफ दोष हमारे जितने भी स्रोत हैं बॉडी में उसमें संचय होता है, स्रोत अवरोध करता है, बीमार गमन करता है, और इस प्रकार कैंसर ही नहीं अभी तो दूसरे जितने भी रोग हैं उनके लक्षण हमारे सामने आने लगते हैं। ये थोड़ा सा बताया गया था कि कैंसर के कीमोथेरेपी हमारे जो टिश्यू होते हैं, हेल्दी टिश्यू होते हैं, उनकी प्लास्टिसिटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, इसलिए वुंड धीरे धीरे भर नहीं पाता है। ये के बारे में बताया गया है कि हम घर का यूज क्यों करते हैं। एक्चुअली काउ घी गेट एब्जॉर्ब इजीली एंड क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. Nutrient present in the ghee delivered to the tissue easily. It reduces the local side effect of the chemotherapy and radiotherapy. Cow ghee kills the local cancer tissue and heal the wound. इस तरह काउ घी के बारे में बताया गया है, गाय के घी के बारे में कि इसको किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए। बहुत सारी बातें हैं जो हमें करना है कि प्रीवियस जिस प्रकार के हम कीमोथेरेपी करते हैं, आज यदि हम गोमूत्र का प्रयोग करते हैं, गोमूत्र जो है वो कीमोथेरेपी के समान कार्य करता है। गोमूत्र में एक क्षार होता है, हमने देखा है, आचार्य ने बताया कि क्षार शरीर में जाकर के शरीर के अंदर कोई भी ग्रंथि या वृद्धि होती है, नोट होती है, तो उसको कम करता है। तो यदि हम गोमूत्र का लगातार प्रयोग करते हैं तो उसमें जो उपस्थित क्षार है वो कैंसर ग्रोथ को धीरे धीरे कम करता है। और गोमूत्र में जितने भी आयंस पाए जाते हैं वो रेडिएशन की तरह काम करते हैं, और जिस प्रकार रेडिएशन से कैंसर की ग्रोथ धीरे धीरे कम होती है, उसी प्रकार गोमूत्र का उस पर प्रभाव होता है। ऐसे बहुत सारे योग हमारे पास हैं जिनको धीरे धीरे यूज में लिया जा सकता है। भारतीय जीवन पर आयुर्वेदिक औषधियों का त्वरित प्रभाव, ये कुछ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी दी, समय की कमी के अभाव में फिर कभी मिलेगा। हीलिंग स्टेटस ये फाइब्रोमा का केस है जिसको गुजरात में ऑपरेट किया गया, उसके बाद में ये वुंड बना है, और फिर हीलिंग स्टेटस ऑफ द वुंड, दिस इज द हीलिंग स्टेटस ऑफ द वुंड। You can see, ओके। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे हम। तो ये हमारा ट्रीटमेंट प्लान है।
इस न्यूरोफाइब्रोमा जो दिल का पेशेंट है उसको जाते ही करके पट्टी विप्लव गोल भंग बस में गुरु चिकित्सा तो अमल की रसायन, उसके बाद में कुछ मेंटल स्ट्रेस के लिए मेडिसिन दी है। આ તો વેબિનાર ચાલે, ક્લાસ નહીં, ક્લાસ આટલી તેજ ના ચાલે. આ તો રિપોર્ટો ને બધું. थर्ड केस इज स्क्विमस सेल कार्सिनोमा. दिस इज द स्क्विमस कार्सिनोमा धूलिचंद, and this is the wonderful case. This is the primary case of squamous carcinoma of right cheek, applying Jatadika other Ayurvedic medicine, and this is the pre and post after 3 months. This case is treated in our hospital, Ayurveda hospital. Patient name is Dhulichand. Actually कैंसर का पेशेंट का इतना लंबा समय हमारे साथ बीतता है कि उसको नाम से भी हम जानने लग जाते हैं. This is the affecting factor of the cancerous wound healing. Next. Factor affecting the cancerous wound healing. जितने भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैं जो पेशेंट को दिए जा रहे हैं, एनाल्जेसिक दी जा रही हैं, वो किसी न किसी तरीके से कैंसर के पेशेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं. ये भी एक केस है जिसमें हमने यूज किया है. समय की कमी के अभाव में फिर कभी जब भी ज्यादा टाइम मिलेगा तब हम इस बारे में और बात करेंगे. This is the wonderful case of breast cancer. This is the case, primary stage of the ductal carcinoma of breast. After healing, sarcoma before and after. These are the reports. These are my friend. कैंसर हॉस्पिटल में फ्रेंड हमारा सेल कार्सिनोमा ऑफ लेफ्ट चीक, काफी ज्यादा अच्छी रिकवरी हुई है इसकी. जाते के बारे में बताया गया है कि उसमें कौन सी मेडिसिन जो बेनिफिट होती है, जैसे नीम उसमें डाला हुआ है. नीम का जो एल्कोहलिक एस्टेट होता है वो इससे होता है. मुलेठी है इसमें, वो पित्त सामक है. यष्टि मधु है, पित्त सामक है. ऐसी इसमें बहुत सारी मेडिसिन ऑलरेडी मिक्स है. तो मैं इसको मिनिमाइज करना चाहता हूं कि आज कोरोना के समय में हमने बता दिया है पूरे विश्व को कि आयुर्वेद कितना महत्वपूर्ण है, और ऐसी गंभीर बीमारियों में आयुर्वेद का जो प्रभाव है पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में देखा है. कोरोना को यदि एक तरफ छोड़ दें तो इसके अलावा जो गंभीर बीमारियां हैं, कैंसर और कैंसर की जैसी अनेक बीमारियां हैं जिसमें आयुर्वेद का एक अच्छा रोल है. बस आवश्यकता है कि हम हमारी जितनी भी व्यक्ति की जो विशेषताएं हैं, आयुर्वेद की जो विशेषताएं हैं, ज्यादा से ज्यादा हम हमारे लोगों के बीच में जाएं, समाज के बीच में जाएं, ताकि लोगों को पता चले कि आयुर्वेद में सभी प्रकार की चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध है. तो हम निश्चित रूप से आयुर्वेद को विश्व की प्रथम चिकित्सा पद्धति के रूप में अपना पाएंगे. जय आयुर्वेद, जय भारत. मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं कॉलेज का प्रधानाचार्य महोदय, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्य प्रोफेसर APK चौहान साहब, प्रदीप चौहान साहब, नायक साहब, नवनीत जी, इन्होंने कंप्यूटर के कार्य को देखते हैं, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जिसने मुझ जैसे व्यक्ति को, अल्प ज्ञान वाले व्यक्ति को आपके बीच में भेजा और आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. धन्यवाद डॉक्टर भार्गव जी, आपने बड़े सारगर्भित तरीके से ये अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया. अब मैं सेकेंड लेक्चर के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा डॉक्टर श्री श्रीवास्तव जी को कि वे आए और अपना जो आज का जो विषय है वात चिंतन, उसके ऊपर अपने विचार रखें. जी हाँ, नमस्कार. स्क्रीन मैंने शेयर कर ली है. नमस्कार. हाँ श्री जी, आपकी आवाज आ रही है. या कंटिन्यू करें. नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद. सर्वप्रथम मैं हमारे संस्था के प्राचार्य डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा सर का धन्यवाद करना चाहूंगा. साथ ही ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी सदस्यों का, मेरे शिक्षक साथियों का, छात्रों का, चिकित्सकों का, और जो भी इस फेसबुक लाइव स्ट्रीम पे देख रहे हैं उन सभी को मैं नमस्कार करता हूं. दोस्तों, आज हम बात करेंगे वात की. वात पे बात करने से पहले मैं ये
लगभग 30 मिनट का हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। जितनी भी हमारी संहिताएं हैं उसमें वात की प्रधानता कहाँ कहाँ दर्शाई गई है और उसको हम किस तरह से कई बार ओवरलुक कर देते हैं, उन पे हम कुछ तथ्य और कई जगह तर्क पे हम उस पे चिंतन करेंगे, तर्क पे आधारित बात करेंगे। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि जितने भी मेरे शिक्षक साथी सुन रहे हैं, यदि कोई गलती रहती है तो वो उसे सुधारें, और छात्रों से ये कहना चाहूंगा कि हम लोग Am I audible? हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ओके, मैं छात्रों से ये अनुरोध करूंगा कि वे मात्र आयुर्वेद के ज्ञान का उदाहरण न बनते हुए आयुर्वेदीय जीवन का उदाहरण बने। वह स्वयं अपनी जिम्मेदारी ले, समाज में जो रोगी हो रहे हैं उनकी जिम्मेदारी ले। जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग आयुर्वेद के विषय में जब बात करते तो वात की प्रधानता सिद्ध होती है हर समय। और चरक की अगर हम बात करें तो चरक संहिता को पढ़ने से ऐसा लगता है कि चरक पूर्णतः वात पे केंद्रित है। तो उसको जब हम जब भी पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा केंद्र बिंदु भी वात पे ही रहना चाहिए। जैसा कि चरक ने वात के गुण बताए, लघु, रुक्ष, शीत, विशद, खर, दारुण। आचार्य वाग्भट ने उसमें सूक्ष्म चल बताया। तो हम दारुण गुण और चल गुण पे भी कुछ चर्चा करेंगे अभी आने वाले समय में। वात की प्रधानता की जब बात होती है तो चूंकि ये अमूर्त है, सर्वव्याप्त है, कर्म से गम्य होती है, जब अमूर्त है तो कहीं ना कहीं चिंतन की आवश्यकता और ज्यादा हो जाती है। जब हम चिंतन की बात करते हैं तो चिंतन स्वयं भी एक मन का विषय है, और मन भी जो है वो वात के अधीन ही रहता है। मन का नियंत्रण भी वात ही करता है। तो जैसा कि आचार्य शारंगधर ने भी कहा है कि पित्तम पंगु, कफम पंगु, पंगुओ मल धातुना, वायुना नाम यत्र नियंत्रे तत्र वर्षंति मेघवत। ये भी कहीं ना कहीं एक वात की प्रधानता को इंगित करता है। अगर हम चरक संहिता से शुरू करें तो महारोग अध्याय 20वां अध्याय की जब बात होती है तो वहां पे सर्वाधिक नानात्मक रोग जो है वो वात के बताए हैं। 80 प्रकार के रोग बताए, 40 पित्त और कफ के 20 बताए। ये एक मात्र नंबर नहीं है, हम इसको संख्यात्मक रूप से न देखें। त्रिसूत्र आयुर्वेद की बात होती है प्रथम अध्याय में तो हेतु लिंग औषध बताया। जब वात व्याधियां अधिक बताई हैं, इसका अर्थ है कि वात के निदान भी सर्वाधिक हैं। वात के निदान सर्वाधिक है, वात के लक्षण भी सर्वाधिक मिलेंगे। वात की व्याधियां ज्यादा हो रही तो सर्वाधिक मिलेंगे, और वात की औषधियां भी ज्यादा हमें ढूंढना चाहिए। ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। वात के कारण व्याधि के उपद्रव भी ज्यादा होंगे और वात के उपक्रम भी ज्यादा बताए गए हैं। वस्ती को तो चिकित्सार्थ बताया गया है कि आधी व्याधियों की चिकित्सा वस्ती से कर सकते हैं। हमें हेतु वात के कैसे अधिक है तो वात के गुणों के कारण है। वात के गुण इतने एजाइल हैं। जैसे हम बात करते हैं कि दोष क्यों बोला है, क्योंकि वो अल्प निदान से भी परिवर्तित हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं। तो इन तीनों दोषों में भी वात सबसे ज्यादा एजाइल है, सबसे ज्यादा लेबाइल है, अनस्टेबल है दारुण गुण के कारण। छोटे से निदान से भी वह अस्थिरता के कारण दूषित हो जाता है, सर्वप्रथम वो दूषित होता है। तो अल्पज्ञ निदान से भी, अल्पतम निदान से भी वात कुपित होती है, इसलिए वात के हेतु अधिक है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखने की बात है। और उपद्रव की जहां बात होती है तो जैसा कि व्याधि के पश्चात होने वाले कुछ लक्षणों को उपद्रव कहते हैं। व्याधि के कारण से भी उपद्रव हो सकते हैं, यदि उस अवस्था समय में वात की वृद्धि अधिक हो गई है, या हम कोई औषधि दे रहे हैं। मान लीजिए हम कोई औषधि दे रहे हैं और उसमें वात वृद्धि करने की क्षमता है, तो वो भी उपद्रव कर सकती है। या फिर वात प्रकृति व्यक्ति में उपद्रव अधिक होते हैं, हमने कोई औषधि दी आमतौर पे तो उपद्रव होने की संभावना मिलती है।
यदि वात प्रकृति व्यक्ति है तो। अब मैं इस उपद्रव को लेके एक विषय पे आना चाहता हूं, दूसरे विषय पे। एक आयुर्वेद की जब बात होती है, रिसर्च की बात होने लगती है कि हम रिसर्च नहीं हो पाता यहाँ पे और ज्यादातर औषधियां काम करती हैं नहीं करती हैं, तो उसलिए एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पे चले जाते हैं हम लोग कई बार। मतलब हमारे जो भी आधुनिक चिकित्सा शास्त्री बोलते हैं कि आप एक्टिव इंग्रेडिएंट निकालो उसमें। ये भी एक चिंतन का विषय है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कैसे काम कर सकते हैं। देखिए, आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि मॉडर्न साइंस एक लीनियर अप्रोच करता है किसी भी व्याधि के होने में। ये हेतु है, ये उसकी पैथोजेनेसिस है और यही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। Whereas आयुर्वेद में जब वात की प्रधानता पे हम चिंतन करते हैं तो पता लगता है कि आयुर्वेद में मल्टी फेसेट अप्रोच होती है। हेतु भी बहुत हो सकते हैं, निदान व्याधि के बहुत सारे हो सकते हैं, संप्राप्ति भी 2-3 जगह से जा सकती है, जो स्रोतो अवरोध हो रहा है या प्रसर हो रहा है कहीं भी होता है। इसी कारण से उसकी जो औषधि रहती है वो भी मल्टी फेसेट एक्टिंग होना चाहिए। लीनियर अप्रोच औषधि में भी नहीं देखना चाहिए हमें। जैसा कि एक निदान कई व्याधियों को दे सकता है, कई निदान एक व्याधि कर सकते हैं, और एक कई सारे निदान कई व्याधि कर सकते हैं। यह इंगित करता है कि वात की विविधता है उन व्यक्तियों में। क्यों विविधता है? या तो देश, काल, बल, अग्नि के कारण से भी विविधता होती है और लक्षण अलग आते हैं। इसलिए लीनियर अप्रोच आयुर्वेद में संभव नहीं है। मैं यहाँ उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा कि लगभग 10 साल पहले निकोलस पिरामल ने एक पूरा सेक्शन बनाया था हर्बल मेडिसिन का। उन्होंने सोराइसिस से लेके अस्थमा, आमवात, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दवाइयां बनाई थी। सब रिसर्च बेस्ड थी, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज करे थे उन्होंने, और वो फ्लॉप हो गया क्योंकि वो दवाइयां काम ही नहीं कर सके। जबकि आयुर्वेद की जो सिद्धांतों पे जब हम बात करते हैं तो वो औषधि काम करती है, रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, खासतौर से मैं न्यू कमर्स से कहना चाहता हूँ कि वो कई बार विचलित हो जाते हैं कि आयुर्वेद में शोध नहीं है या हमारी औषधियां कैसे कार्य करती हैं। इन्हीं आधार पे काम करती हैं, चाहे औषधि हो या निदान हो, वो उसमें वात की प्रधानता मिलती है। इसी पे अपन चर्चा करते हैं। जैसे हम बात करें कि जब सूत्र स्थान की बात होती है तो वहां काफी जगह स्वास्थ्य रक्षण की भी बात हुई है। तो जितने भी स्वास्थ्य रक्षण के जो पैरामीटर्स बताए गए हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, और फॉलो नहीं करते तो वो स्वयं निदान हो जाते हैं। उनमें भी सर्वप्रथम वात की दुष्टि होने की संभावना रहती है। जैसे यदि हम बात करें कि दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, सदव्रत, उपस्थंभ, तीनों उपस्थंभ की बात करें तो ये सभी देखा जाए तो कहीं ना कहीं वात की दुष्टि करते हैं अगर हम इनका फॉलो नहीं करते हैं। जैसे दिनचर्या में प्रातः उठना, ये वात का शमन करता है। मल त्याग करना, वायु का अनुलोमन होता है, और जब वायु का अनुलोमन होता है, अगर पक्व मल है और वायु का अनुलोमन हो रहा है, तो आपके शरीर के सारे मल स्वतः बाहर आते हैं। जो वृद्धि विच्छेदन, पाक, स्रोतो मुख विशोधन वाली जो स्थिति है वो प्रातः बनती है यदि सम्यक मल त्याग हुआ है। तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ते हैं। कवल करते, गंडूश करते हैं, सब वात के ही नियमन के साधन है। या हम व्यायाम करते, बलार्ध व्यायाम स्वयं स्थिर करता है, स्थिर व्यायाम स्थिर कराना है ना। तो इसी तरह से स्नान भी जो है वो अभ्यंग भी वात का ही चिकित्सा है। स्नान स्वयं अनुलोमन करता है। भोजन वात की मुख्य चिकित्सा है। और रात्रिचर्या की बात करते तो उसमें भी देर तक जगने से वात ही कुपित होती है। तो ये सारे निदान आ जाते हैं और इनमें सर्वप्रथम वात दूषित होने की संभावना रहती है। हम लोग वात के प्रधानता पे ही पूरा केंद्रित रहते हैं जब चरक को पढ़ते हैं। तो अब इसीलिए जब हम निदान करते हैं, दर्शन स्पर्शन प्रश्न पे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान भी उस वात पे ही ज्यादा जाना चाहिए। यदि हम सूत्र स्थान में नव एक धारणी अध्याय देखें तो वेग धारण से भी वात ही दूषित होती है। इसलिए हमें पुनः इस जितने भी आप जब वात वृद्धि के कारण देखते हैं तो वेग धारण एक प्रमुख रूप से आता है। यदि हम मानसिक रोगों की बात करते हैं तो त्रैस्त्रिष्णी अध्याय में भी दिया हुआ है
कि स्पर्शन इंद्रिय का व्यापकत्व है। ठीक है, और जो इंद्रियां हैं वो सतत मन के संपर्क में रहती है। पर हम जब वात कला के लिए अध्याय 12वें अध्याय में जाते हैं तो पता लगता है कि वात जो है मन को भी नियंत्रित करती है, और वात सतत समस्त इंद्रियों के, खासतौर से स्पर्शन इंद्रियों में भी व्यापक रहती है। पुनः बता, स्पर्शन इंद्रिय का व्यापकत्व रहता है, सभी इंद्रियों में होती है, और वात व्यापक रूप से सभी इंद्रियों में रहती है। तो स्पर्शन इंद्रिय में मन का भी संपर्क है और वात का भी संपर्क है। अब 12वें अध्याय में क्या कहा गया कि वात ही मन को नियंत्रित करती है और प्रेरणा भी देती है। नियंता प्रणेता मनसा। ठीक है, तो यहां प्रधानता काय की हुई? वात की हुई। वायु की जो गति चंचल है वो वात के कारण ही है। मन एक समय में अनेक विषयों को ग्रहण करता है, वो भी वात के कारण है। अगर विषय खराब हुए तो मन भी दूषित होता है, और उसका भी कारण कहीं ना कहीं वात का दूषित होना ही है। मैंने बताया शुरू में कि जैसे वात स्वल्प निदान से ही दूषित हो जाता है क्योंकि चंचलता है। ठीक है, तो मन की भी जो है विकृति होने की संभावना रहती है। इसलिए, और आपने एक चीज और देखी होगी, अगर मन और त्वचा और वात की बात करें कि यदि मन खिन्न होता है तो हमारी त्वचा पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, और मन प्रसन्न रहता है। छोटे बच्चों को हम देखते हैं, एकदम उनकी त्वचा इतनी अच्छी रहती है क्योंकि वो मन में कहीं खिन्नता नहीं रहती है। ठीक है, अगर गुस्सा आता है तो भी वो हमारी त्वचा पे इंगित होता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम मानसिक रोगों का उपचार करते हैं तो प्रथम दृष्टया हमको वात को देख के और वात का उपचार करना चाहिए। और 12वां अध्याय लगभग इसी बात पे, वात कला के लिए अध्याय, एक अध्याय दिया गया है चिकित्सा सूत्र स्थान में, चिकित्सा स्थान में भी एक वात पे अध्याय दिया गया है। यह भी इंगित करता है कि वात का महत्व आचार्य चरक ने बहुत ज्यादा दिया है, और ये वस्तु स्थिति है भी। जैसा कि अभी दिनचर्या पे बात करी थी, यदि हम ऋतुचर्या पे बात करें, जितने भी ऋतु परिवर्तन होते हैं वो सब वात के कारण होते हैं, और उन ऋतु परिवर्तनों के कारण हमारे शरीर में जो दोषों के संचय प्रकोप होते हैं वो भी सब वात के कारण ही होते हैं। ठीक है, वर्षा ऋतु, अभी वर्षा ऋतु का काल चल रहा है, और हेमंत ऋतु, इन दोनों में वात की दुष्टि होती है, वात का प्रकोप होता है। दोई में जोड़ों के दर्द में, संधियों में वेदना हो सकती है, या और भी मस्कुलर पेन, या पुराने जो वुंड रहते हैं, जो हील्ड वुंड रहते हैं, उनमें भी वेदना होने की संभावना रहती है इन दो ही ऋतुओं में। पर दोनों में वात की स्थिति अलग अलग है। वर्षा ऋतु में अग्नि सर्वाधिक कम रहती है, सबसे मंद अग्नि जो है वो वर्षा ऋतु में होती है, वह सबसे अच्छी स्थिति अग्नि की हेमंत ऋतु में होती है। पर वात दो ही जगह कुपित है, तो हमको वात की दो स्थितियां मिल जाती हैं, और वस्तुतः यह स्थिति हमें हमेशा निदान में मदद करती है, रोगियों के व्याधि के निदान में मदद करती है। जब हम वर्षा ऋतु की बात करते हैं तो वहां वायु आम है और हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग रहेगा। वेरएज हेमंत ऋतु में जब हम वात दुष्टि की बात करते हैं तो वहां अग्नि बढ़ी हुई है, तो हमें वहां पोषण देना होगा। जबकि वर्षा ऋतु में हमें आम पाचन या क्षार का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वात का जो औषधि का और आहार का, यहाँ तक कि जल का भी पाक जो है वो अम्ल हो रहा है, तो इसलिए हमें क्षारों का प्रयोग करना पड़ेगा, लंघन कराना पड़ेगा। या चर्चा इसलिए कि वात को हम समझने के अलग अलग तरीके आचार्य चरक ने अपने संहिता के माध्यम से दिए हैं। तो निराम वात है या आम वात है, ये ऋतुओं के अनुसार भी समझा जा सकता है। अगर हम 3 उपस्तंभ की बात करें तो आहार स्वयं वात शमन का मुख्य कारण है, और आहार नहीं करने से वात वृद्धि होती है। निद्रा में भी लिखा, निद्रा इत्तम सुखम दुखम पुष्टिकार बलाबलम, तो निद्रा स्वयं पुष्टिकारक है, नहीं सोने से वात बढ़ती है, तो ये निदान भी होते हैं। ब्रह्मचर्य की जब बात करते हैं, ये तीनों वेग ही है असल में। अभी नववेग धारणी अध्याय की अपन बात कर रहे थे, तो ये तीनों वेग में भी आते हैं, पर यहाँ डिस्क्रिपेंसी क्या आती है, वहां बताया कि शुक्र का वेग धारण नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्याधियां होंगी। और हम यहाँ बात करते हैं ब्रह्मचर्य की, तो शुक्र की रक्षा की बात करिए। उत्तम हमारे विचार होना चाहिए, विचार जब भी होते हैं जब वात नियंत्रित होती है। और शुक्र रक्षा से क्या होता है, जिसमें शुक्र अच्छा रहता है उसमें साहस, स्थिरता, धैर्य, प्रीति, स्नेह, ये सब लक्षण बताए शुक्र के, तो वो एक स्वस्थ जीवन जी पाता है।
तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि रोग, जैसे अगर हम इसी पे आगे बात करें कि 33वें अध्याय में रोग के हेतु भी बताए गए, असात्म इंद्रियार्थ प्रज्ञा अपराध परिणाम। तो असात्म इंद्रियार्थ में भी क्या हो रहा है कि इंद्रियों का हीन, मिथ्या और अतियोग हो रहा है। ये एक बहुत हायर लेवल का, ये सब वात के कारण ही हो रहा है। ये भी एक हायर लेवल का कहना चाहिए कि सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है, विद इन द सेल एंड अमंग द सेल। अगर हम और सूक्ष्म स्तर पे जाएं तो स्रोतस में ये कम्युनिकेशन होता है, और ये कम्युनिकेशन होता है वात के द्वारा। तो जब तीनों हेतुओं को देखते हैं तो वहां भी वात की प्रधानता मिलती है। अब अगर हम बात करें कि रसायन जब चिकित्सा स्थान में आते हैं तो रसायन भी मुख्य रूप से वात की चिकित्सा है। और अगर हम बहुत सूक्ष्म स्तर पे देखते हैं तो रसायन अध्याय से लेके योनि व्यापक तक सब में, सभी व्याधियों में, कहीं न रसायन वाजीकरण को छोड़ दें तो ज्वर से लेके योनि व्यापक तक सभी व्याधियों में वात की प्रधानता रहती है। रसायन मुख्य रूप से वात की चिकित्सा, जितने भी रसायन द्रव्य वात शमन करते हैं। वात शमन दो प्रकार से हो सकता है। एक तो हम उत्तम रसादी धातुओं का दे रहे हैं और धातुओं के क्षय को दूर कर रहे हैं, और उस धातु क्षय को दूर करने में उसको जो वहन प्रणालियां हैं, जो अयन है, उनको सुस्थित कर रहे हैं, मतलब मार्ग अवरोध को दूर कर रहे हैं। वात की वृद्धि दो ही प्रकार से होती है, दो ही कारणों से होती है, धातु क्षय और मार्ग अवरोध। तो रसायन से दोनों स्थितियां रीस्टेट हो रही हैं, मतलब धातु क्षय भी दूर हो रहा है और मार्ग खुल भी रहे हैं। आचार्य चरक के रसायन कहीं ना कहीं धातु पुष्टिकरण पे ज्यादा केंद्रित रहते हैं। पिपली रसायन उन्होंने ही बताया, भल्लातक रसायन भी बताया, जो कि स्रोतो शोधन अधिक है। पर अगर हम आचार्य चरक के रसायन देखें, वचा, विडंग, भल्लातक, लहसुन, तो वो स्रोतो शोधन अधिक करते हैं। सबसे वात तो शमन हो ही रहा है, ठीक है। विडंग बच्चों के लिए श्रेष्ठ रसायन बताया। क्यों बताया? क्योंकि वो स्रोतो शोधन करता है और पुष्टिकारक भी है। क्योंकि हमने इतनी बात करी अभी तक कि वात की तो कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिपेंसी आती है, एक विवाद आता है मन में, और बार बार आते हैं मन में विवाद की। फिर एक स्लोगन है, एक श्लोक है, रोगा सर्वेपि मंदग्नो, तो फिर वो कहाँ रह जाता है? निदान जब भी होते हैं तो वात अपने स्वगुण से कुपित होती है। जैसा मैंने पहले बताया, वात सर्वाधिक अस्थिर दोष है, तो सबसे पहले वात ही दूषित होती है। या कहना चाहिए, हम एक सरल भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि उड़ता तीर ले लेना। तो थोड़े से भी निदान आते तो वात उसको कैच करती है, ये स्वभाव है उसका। और उसके कारण से अग्नियां विषम होती है या दूषित होती है। जरूरी नहीं कि हमेशा अग्नि मान दी हो। 13 अग्नियां हैं तो कुछ अग्नि बढ़ती है, कुछ कम होती है, कुछ सामान्य रहती है। ऐसा बहुत कम होता है कि सारी अग्नियां क्षीण हो गई और सारी अग्नियां बढ़ गई, ऐसा बहुत रेयर होता है। कुछ व्याधियों में होता है। आमतौर पर उन अग्नियों में विषमता होती है। उसमें भी सर्वाधिक जो दोष जिम्मेदार रहता है वात ही रहता है। और उस जो निदान रहते हैं, यहाँ पे जब सामान्य रोगों की बात कर रहा हूं मैं, जो निदान रहते हैं वे कफ और पित्त को भी उसी समय दूषित करते हैं, पर वात स्वगुण के कारण पहले दूषित होता है। हो सकता है कि वात का निदान कम हो और पित्त कफ के निदान ज्यादा हो, तो हम उन व्याधियों को पित्तज या कफज बोल देते हैं। पर वात का दुष्टि तो होती है, क्योंकि आचार्य शारंगधर भी कहते हैं कि पित्तम पंगु कफम पंगु, वो जो है। तो इस आधार पे हम मान के चलते हैं कि सर्वाधिक या सबसे पहले जो दोष हुआ है वो वात हुआ है, और उसी के कारण उसने फर्दर कफ और पित्त को भी किया। निदान अपनी जगह है, निदान दूषित कर रहे हैं, पर सबसे पहले वात ही दूषित हुआ है। निदान विशिष्ट हमेशा ध्यान रखना चाहिए वात के केस में। अब मैं इसको एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं। ज्वर के बारे में हम सब जानते हैं। निदान स्थान में, चरक निदान में माइथोलॉजिकल एक रिलेशन दिया गया है कि दक्ष प्रजापति ने शिव भगवान को रुष्ट किया या रुद्र के कोप से ज्वर हुआ। अब दक्ष को हम वात मानते हैं और रुद्र को अग्नि मानते हैं या पित्त मानते हैं।
तो सबसे पहले कौन दूषित हुआ? दक्ष प्रजापति। सबसे पहले बेर उसके मन में आया, दक्ष के मन में बेर आया था। तो सबसे पहले वात या इंद्रियां, हम दक्ष का अर्थ यहाँ वात से लेंगे या इंद्रियों से लेंगे। रसना इंद्री भी हो सकती है, मन भी हो सकता है। और उनने अपमान किसका किया? अग्नि का किया, रुद्र का किया। आपने जठर अग्नि का अपमान किया। कैसे? मन में विचार आया कि आज मेरे को ये खाना है, अग्नि मांद है तो भी खाना है, मतलब आपने अपमान किसका किया है? अग्नि का अपमान किया, और व्याधि हुई है ज्वर, और लक्षण आए सारे पित्त के। तो यहाँ सबसे पहले कौन सा दोष हुआ? इनिशियल दोष जो था वो वात ही है। इसी प्रकार से सभी व्याधियों में अगर हम संप्राप्ति देखते हैं चरक में लिखी हुई, तो कहीं ना कहीं वात की प्रधानता या वात का इनिशियल जो रोल रहता है वो हमको मिलता है। और सामान्य रोगों में दोष पित्त कफ या द्वंद्वज भी हो सकते हैं, त्रिदोषज भी हो सकते हैं, पर वात की प्रधानता मिलेगी। अब अगर हम रोगों में वात की प्रधानता की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं औषधियों में भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें वात शमन की प्रधानता होना चाहिए। कुछ अपवाद रहते हैं, जैसे हम द्रव्य गुण की किताब में देखते हैं कि बैंगन है या जामुन है, वात वृद्धि कारक है। पर ये वात वृद्धि कारक कहाँ है? जहां जिनकी वात प्रकृति है या वात के काल में ले रहे हैं, तो फिर उसके साथ उनके एडजुवेंट्स भी दिए कि किसके साथ लेना चाहिए। जामुन को नमक के साथ खाना चाहिए, इस तरह का दिया है। ऐसे बहुत कम द्रव्य हैं, पर आमतौर पे सिंगल औषधियां जब हम यूज करते हैं या कंपोजिशन बनाया जाता है, तो उसमें ध्यान रखना चाहिए कि औषधि कहीं वात दुष्टि तो नहीं कर रही, रोग को शमन करने के साथ साथ। और ये कहीं व्यक्ति विशेष में अगर वात कुपित है तो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस आते हैं। जैसे बहुत रुक्षता अगर है, खरता है व्यक्ति में, तो वत्सनाभ के विपरीत परिणाम यहाँ मिलेंगे कि आपके हार्ट रेट जो है एकदम से डाउन होगी। वो वात उसमें जिम्मेदार है। वत्सनाभ और भी लोग ले रहे हैं, उन लोगों को नुकसान नहीं होगा। इसीलिए रस औषधि काल में या विष के सेवन में हम घृत का प्रयोग करते हैं, ताकि हमारे शरीर में रुक्षता, खरता ये सब ना आए। ये तो हमने बात करी कि रसायन सेवन से लेके योनि व्यापक तक सब वात है। पर फिर प्रश्न वापस से उठता है कि 28वां अध्याय वात चिकित्सा अलग से देने की क्या आवश्यकता पड़ गई? और अगर ऐसा था तो फिर एक पित्त चिकित्सा अध्याय भी होना था और एक कफ चिकित्सा अध्याय भी होना था। जैसा कि सूत्र स्थान 12 में भी दिया है और महारोग अध्याय में भी वात के बारे में बताया है कि नानात्मज रोग रहते हैं जिसमें केवल एक ही दोष प्रधान रूप से बढ़ता है। तो वात में और अन्य सामान्य रोगों में अंतर यहाँ इस तरह से आता है कि नानात्मज रोग जब वातज होते हैं विशुद्ध रूप से वातज होते हैं, उसमें कोई वात रोग में कोई द्वंद्वज या सन्निपात नहीं होता। जब हम देखते पक्षाघात का कोई भेद नहीं दिया हुआ है, या खल्ली का कोई भेद नहीं दिया हुआ है, अर्दित का कोई भेद नहीं दिया हुआ है। इसमें अपवाद है। गृध्रसी में वात और वात कफज दो भेद बताए, इसको भी द्वंद्वज नहीं बताया। द्वंद्वज की परिभाषा अलग तरह की रहेगी, सन्निपात की अलग तरह की। यहाँ उन्होंने कहा संसर्ग शब्द का उपयोग किया। ये संसर्गज है। अंत में चरक ये भी कहते हैं कि सर्वेश्व तेषु संसर्गा पित्ताद्य रूपे लक्ष्येत, मतलब कि वात व्याधियों में वात के अलावा पित्त और कफ का संसर्ग हो सकता है। द्वंद्वज नहीं होंगे, सन्निपात नहीं होंगे। संसर्ग एक अलग ही शब्द है। ये भी दो प्रकार का रहता है। यहां वात की प्रधानता है, मैं इसको और विस्तार से बताना चाहूंगा। संसर्ग शब्द बताया है और एक अनुगत, चक्रपाणी ने और अन्य आचार्यों ने भी टीका करी है। संसर्ग शब्द जब आता है कि मान लीजिए निदान विशिष्ट के कारण वात कुपित हुई, पर पहले से ही वहां पे कफ की दुष्टि थी। एक निदान पहले आ चुका था जिसमें कफ या पित्त की दुष्टि थी, और फिर वात आया और वात व्याधि हुई, तो आवाज नहीं आ रही। आई थिंक बीच में आवाज चली गई। तो जब संसर्ग और अनुगत, तो संसर्ग की अवस्था कब रहेगी कि
रोगोत्पत्ति के पूर्व ही निदान वैशिष्ट से वात की दृष्टि हो रही है, उसके पूर्व ही किसी दूसरे निदान से कफ या पित्त की दृष्टि हुई है। जब कफ और पित्त की दृष्टि होती है और उसके साथ में वात मिल जाती है, पर वात की प्रधानता हमेशा रहेगी, तो इसको संसर्ग का। अन्य स्थितियां किस तरह से आ सकती हैं कि किसी की प्रकृति कफ की या पित्त की है और वात व्याधि हो रही है, तो उसमें कफ और पित्त के लक्षण भी आएंगे। जैसे गृध्रसी में भी आ रहे हैं वात के और कफ के लक्षण, तो वहाँ शीतता, जाठ्यता, खिंचाव होना और हर्ष होना, ये सब मिल सकता है। अब उस समय वात पित्तज गृध्रसी नहीं बताई, पर आज देखने में आती है, हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वात पित्तज रहती है, उसमें पसीना आ रहा है या बहुत ज्यादा दाह हो रहा है गृध्रसी में, तो वात पित्त भी ऐसे संसर्ग है। यहाँ पे क्या हो रहा है, द्वंद्वज नहीं हो रहा है, संसर्ग हो रहा है। तो हमने दो तरीके देखे संसर्ग के, एक तो हमने पूर्व से ही कोई दोष की दृष्टि है और फिर वात व्याधि उसमें हुई है तो संसर्ग होगा उस दोष का। साथ ही अगर वो प्रकृति कफ और पित्त की है तो उसमें स्वाभाविक रूप से संसर्ग होगा उन दोषों का, अन्य दोषों का। या फिर वो देश में रहता, मान लीजिए अनुप देश में है या अनुप काल है, तो वहां पे अनुप देश में कफ की अधिकता रहती है, तो वात व्याधि में कफ का संसर्ग होगा। इसी प्रकार से एक अनुगत शब्द आया है कि जब वात व्याधि लगभग हो चुकी है और उसके बाद दूसरे निदान सेवन से अन्य दोष आए तो उसे अनुगतावस्था कहते हैं। तो 28वें अध्याय में वात व्याधि चिकित्सा अलग से देने का मुख्य मकसद जो आचार्य चरक का रहा, वो इनकी जो पैथोजेनेसिस है, जो संप्राप्ति है वो अलग है, तो संप्राप्ति विघटन भी अलग तरह का हो। आमतौर पे वात की जो भी दृष्टि होती है दो ही कारणों से होगी, धातुक्षय होगा या मार्ग अवरोध होगा। तो धातुक्षय होगा तो सार्वदेहिक लक्षण मिलते हैं, और पक्वाशयगत वात भी उसमें अधिक कुपित होगी। वात के सभी स्थान जो मुख्य स्थान है वहां भी दूषित होगा अगर धातुक्षय है। वैसे मार्ग अवरोध या हम जब आवरण की बात करते हैं तो वहां स्थानिक भी हो सकते हैं। एक जगह पे जब स्थानिक लक्षण मिलेंगे, कहीं वात की वृद्धि के लक्षण भी मिलेंगे, तो काउंटर साइड में वात की क्षय के लक्षण मिलते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि वात वृद्धि हो रही है और पैरालिसिस हो गया, फ्लैसिड हो गया, उसका कारण ये है कि अन्यत्र स्थान पे वात का क्षय भी हो। अब बात जब हम चिकित्सा ही करते हैं तो वात चिकित्सा वाकई में बहुत ही कहना चाहिए कि एक सूक्ष्म अध्ययन की आवश्यकता होती है। स्नेहन स्वेदन सबसे पहले हम करते हैं, अभी शोधन, अनुलोमन और निरूहण, ये हमारे पास ऑप्शन रहते हैं। कहीं हम शोधन देते हैं, कहीं अनुलोमन देते हैं, पर स्नेहन स्वेदन आमतौर पर हम सबसे पहले हम ऑप्ट करते हैं। स्नेहन स्वेदन के पहले भी देखना चाहिए कि अगर आम बहुत ज्यादा है तो वो इतना आसान नहीं रहता, क्योंकि आचार्य चरक ने भी बताया कि हम अम्ल लवण रसों का प्रयोग कम से कम करें। वैसे अगर निरामवात है तो अम्ल लवण मधुर अम्ल लवण ही चिकित्सा रहेगी, पर सामवात है तो कहीं ना कहीं उसके अलावा हमको जो सरगुण है या तीक्ष्ण गुण है उनका भी प्रयोग करना पड़ता है, तेलों का प्रयोग भी करना। तो अम्ल लवण का उपयोग आमतौर पे निरामवात मुख्य रूप से मिल रही तो वहां हम करेंगे। अब निरूहण विरेचन देते हैं तो विरेचन भी हम आमतौर पे स्नेह विरेचन देंगे। पक्षाघात में स्नेह विरेचन रहता है। अगर दुर्बल रोगी है तो हम उसमें निरूवस्ती दे देंगे कि विरेचन के वेग को वो नहीं ले पाता है। और सबसे पहले स्नेह स्वेदन की जब हम बात करते हैं, ये वात की लगभग मुझे लगता है कि जो वस्ती को जब हम बोलते हैं कि ये बलार्ध है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक मेजर शेयर लेता है उस चिकित्सा का, स्नेहन स्वेदन वात के रोग। अब हम अगर वात के परिप्रेक्ष्य में शमन या शोधन की बात करते हैं, हर जगह ये चीज लिखी होती है कि अगर त्रिदोषज व्याधि है तो सबसे पहले वात को सेटल करो। क्यों करो वात को सेटल? क्योंकि वात ही सबसे मुख्य रूप से कुपित हुई होगी सबसे पहले, और उसको सेटल करेंगे तो कफ पित्त अपने आप सेटल होते हैं। कुछ अपवाद रहते हैं, अपन सन्निपात ज्वर या अतिसार में कहीं ना कहीं अपवाद भी दिए, बाकी आमतौर पर ऐसे होता है। शोधन में भी सबसे पहले वात की चिकित्सा करते हैं, वमन विरेचन वस्ती नस से। आप कहेंगे शोधन में तो सबसे पहले वमन कराया जाता है, तो वो कफ की चिकित्सा हुई। वात व्याधि में वमन नहीं कराते, गुल में वमन नहीं कराते, पर स्थिति अनुसार अगर अनुलोमन करा दिया है, अच्छे से वायु की स्थिति नियंत्रण में ले रखी है, तो वमन भी कराया जा सकता है। वमन और विरेचन के पूर्व जो स्नेहन स्वेदन कराया जाता है वो वात का नियमन करने के लिए करते हैं। जब वात का नियमन हो जाता है तो स्वतः दोष ओष्ठ अभिमुख होते हैं। वृद्धि विच्छेदन पाक स्रोतो मुख शोधन, यह वात शमन का मुख्य लक्षण है। इससे दोष पककर
स्वतः कोष्ठभूमि होते हैं। आप जो वमन कराते हैं, अगर स्नेह सदन अच्छा कराया, वात को नियंत्रित कर लिया है, तो आपको वमन बिल्कुल स्मूथ होगा। और अगर वात को नियंत्रित नहीं कर सके हम, या तो कहीं ना कहीं हमें वमन कराते समय दिक्कत जाती है। आजकल कई लोग महाराष्ट्र में, और हम लोग, हमारे डॉक्टर ओझा सर भी ऑन द ईव ऑफ वमन एक दिन पहले इवनिंग में उसको वस्ती दे देते हैं, या कई बार ज्यादा कुपित होती है बात तो 2 दिन में दे देते, ताकि अनुलोमन होता रहे। अनुलोमन अगर अच्छे से हो रहा है तो दोष कोष्ठ विमुक्त होंगे और कोष्ठ से बाहर आसानी से निकल जाए। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम वात को शमन हो या शोधन, इसकी प्रधानता है। विरेचन में भी स्नेहन सदन पूर्व में किया जाता है, नस से कराते हैं। शोधन नस से तो हमको स्नेहन सदन करना रहता है। शमन नस से, शमन आमतौर पे वात का होता है। पित्त का हम तर्पण करते हैं, उसमें भी कुछ स्नेह या पित्त शामन के हिसाब से तिक्त औषधियां भी दी जाती है। अगर पित्त की द्रव और सरगुण बढ़ रहा है, उष्ण गुण बढ़ रहा है, तो तिक्त औषधि भी देते हैं, स्वरस के रूप में भी दी जाती है। अब ये तो बात रही वात की। यहाँ पे मैं, जब हम वात की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वेदना को लेके हमें बहुत ज्यादा कि एनाल्जेसिक्स आयुर्वेद में कम मिल पाते हैं। और जब हम एनाल्जेसिक्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक सबसे पहला ऑप्शन गूगल को लेके आता है। अगर हम वेदना स्थापन महाकषाय के बारे में पढ़ते हैं चरक सूत्र स्थान में, तो वहां आप देखिए इतनी अनकन्वेंशनल, आज के समय में अनकन्वेंशनल बोलना चाहिए कि हम उन औषधियों को यूज ही नहीं करते, क्योंकि हम वात को कहीं ना कहीं पकड़ना अच्छे से सीखना चाहिए। मोच रस, सेमल, अशोक, शिरीष, कायफल, कदम, सब वात वेदना स्थापन महाकषाय में दिए। अब हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि रोगी के देश काल बल के अनुसार हमको ड्रग का सिलेक्शन करना है, अग्नि के अनुसार करना है, साम निरान के अनुसार करना है। फार्मास्यूटिक्स कैसी हो सकती है जो वात को न बढ़ाए, अगर वात बढ़ी हुई है, ठीक है ना। कायफर मार्गावरोध बहुत अच्छे से कर देता है, धातु पोषण का काम सेमल बहुत अच्छे से कर देता है। तो हमें इन चीजों पे कहीं न कहीं हमारा ध्यान लेना चाहिए। अगर हमारा निदान सही है, हम वात को अच्छे से पकड़ पा रहे हैं, तो आरोग्यवर्धिनी वटी भी हमारे लिए एक वेदना शमन का काम कर देगी। शतावरी शीर भी वेदना शमन का कार्य कर देगा, जो कि मूत्र रोगों का है, मूत्रगत रक्त में हम देते हैं। तो इसी तरह से मूत्र रोगों की बात आई तो मैं आपको बताऊं कि जब भी हम एनाल्जेसिक देते हैं तो हमें शोधर औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। निशोध है, पुनर्नवा है, गोक्षुर है, अश्वगंधा है। पर इनमें किसको कब यूज करना, वात के अनुसार ही हो, कि हमको टोटलिटी देखना है। जैसे मैंने अभी बीच में आपसे बात करी थी कि लीनियर अप्रोच नहीं रखना है, हमको टोटली रखना है, हमको होल बॉडी को कंसिडर करना है, होल ड्रग को यूज करना है। रसवीर विपाक को कभी भूलना नहीं है, सारे रसवीर विपाक के ध्यान है। तो आपको पता है कि मेरे को अश्वगंधा कब देना है, गोक्षुर कब देना है, पुनर्नवा कब देना है। तीनों के रसवीर विपाक अलग अलग, तीनों के इंडिकेशन बहुत डिफरेंट है। और स्थान विशेष के अनुसार, वय के अनुसार, अग्नि के अनुसार, बल के अनुसार उनकी गुण धर्म बदल जाते हैं। जैसा अभी बात भी हुई थी कि विडंग जो है आचार्य सुश्रुत ने श्रेष्ठ रसायन बताया, मार्ग दूर करता है, बच्चों में पोषण की मात्रा बढ़ाता है, रस वाहिनियों को शोधन करता है, और मेद शामक भी है। तो मेद का तो शमन कर रहा है, आम पाचन कर रहा है, आम मेद का पाचन करके मेद कम कर रहा है, बाकी धातुओं को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो हमारी जो अप्रोच है बहुत सुंदर है। मतलब आयुर्वेद का अप्रोच जैसे जैसे दिन जाते हैं ऐसा लगता है कि हम ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो मल्टीफेसेट अप्रोच हमारे दिमाग के अंदर भी रहना चाहिए। आयुर्वेदीय औषधियां रूट तक नहीं जाती, ये गलत कंसेप्ट है। बोलते हैं आयुर्वेदीय औषधियां जड़ से काम करती है, आयुर्वेद चिकित्सक जड़ तक जाना चाहिए, तब औषधियां जाती है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए। शरीर में वात अगर सामान्य रहती है तो आपका सेल टू सेल कम्युनिकेशन भी नॉर्मल रहता है, आप स्वस्थ रहते। मुझे लगता है टाइम, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। अंत में यही कहूंगा कि आज का जो हमने वात का चिंतन किया है, ये चरक के अनुसार अंश मात्र है, इसमें कहीं और दिन लग सकते, साल लग सकते, या जीवन भी लग सकता है। इसमें कोई भी त्रुटि हो तो आप लोग इसमें सही करिएगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ऑर्गेनाइजिंग टीम को, प्राचार्य महोदय को, और पूर्व प्राचार्य डॉक्टर ताम्रधर सर को भी धन्यवाद। नाउ आई एम स्विचिंग ओवर टू बोर्ड रूम टू डॉक्टर चौहान सर।
थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर शिरीष जी। और आपने बहुत अच्छे से वाद चिंतन के ऊपर अपने विचार रखे और बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से आपने सभी हमारे श्रोताओं को समझाया। अब मैं लास्ट में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा डॉक्टर चौहान। हाँ सर। हाँ डॉक्टर नायक। हाँ नायक जी हैं यहाँ पर। हाँ जी, हाँ सर बोलिए। हाँ शिरीष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? डॉक्टर शिरीष कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आवाज आ रही है? हाँ आपकी आ रही है आवाज। बोलिए शिरीष जी। हाँ शिरीष जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। आप सुन पा रहे हैं मेरे को? नायक जी आपकी आवाज आ रही है? शिरीष जी मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं सर हो गया, मैं बस आई एम नॉट गेटिंग द स्क्रीन राइट नाउ। ओके ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिरीष जी। ओके आई एम डन। थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जी टीम के सर आई एम डन। थैंक यू सो मच। ओके डॉक्टर नायक जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वे हमारे सभी अतिथियों का और सारे श्रोताओं का आभार व्यक्त करेंगे। डॉक्टर नायक जी। एपीएस सर, अगर हमारे प्रिंसिपल सर जुड़ रहे हैं तो आप एक बार कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि सर का रहेगा। आई एम डन। नहीं जुड़ पाए हैं। नहीं जुड़ पा रहे हैं। नायक जी आप कंक्लूड कर दीजिए आभार के साथ। ओके सर ठीक है, थैंक यू। तो आज के हमारे महाविद्यालय के इस वेबिनार में आप सबकी उपस्थिति, महाविद्यालय वेबिनार का एक सफल कार्यक्रम बनाया गया है। इसलिए मैं सर्वप्रथम हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि सर के मार्गदर्शन में हम लोग विभिन्न प्रकार कार्यक्रम कॉलेज में कर रहे हैं और साथ ही ये वेबिनार सीरीज भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसलिए मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस वेबिनार सीरीज में ऑनररी गेस्ट के रूप में उपस्थित हमारे महाविद्यालय के भूतपूर्व प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर बाबुल तामरकर जी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस सर के मार्गदर्शन में हमने महाविद्यालय में ये पाक्षिक सेमिनार कार्यक्रम का शुरुआत किया था और सर के मार्गदर्शन में हम उसको सफल बनाया और आज इस कड़ी में हम वेबिनार सीरीज कर रहे हैं, इसलिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं आज के इस वेबिनार सीरीज के प्रथम स्पीकर के रूप में डॉक्टर अखिलेश जी भार्गव, एसोसिएट प्रोफेसर एंड एचओडी शल्यतंत्र विभाग को भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप कैंसर जैसे एक जटिल बीमारी के ऊपर आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और आपका जो पेपर प्रेजेंटेशन किया ये बहुत अच्छा रहा एवं सभी के लिए उपयोगी रहा, इसीलिए आपको हृदय से आभार। द्वितीय वक्ता के रूप में हमारे महाविद्यालय के स्वास्थ्य एवं योग डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर एवं एचओडी डॉक्टर श्रीश श्रीवास्तव जी, आप वात चिंतन वात दोष के ऊपर आपका सारगर्भक जो स्पीच रहा ये बहुत उपयोगी रहा, हमारे स्टूडेंट और बाकी सभी के लिए बहुत उपयोगी रहा, इसलिए मैं भी आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसी कड़ी में मैं हमारे महाविद्यालय के समस्त टीचिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स एवं नॉन टीचिंग स्टाफ, आप सभी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग उपस्थित होकर वर्चुअल सेमिनार के माध्यम से उपस्थित होकर ये कार्यक्रम को सफल बनाए, इसलिए आप सबको धन्यवाद। इसी कड़ी में हमारे महाविद्यालय के समस्त स्टूडेंट्स, इंटर्नीज एवं हाउस स्टाफ जो कि वेब सीरीज के माध्यम से उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को देखा और सफल बनाया, इसलिए आप सबके भी हृदय से आभार। हमारे महाविद्यालय के अलावा ये हमारे देश के विभिन्न प्रांत से जुड़े समस्त आयुर्वेद के प्रेमी, एकेडमिशियंस, प्रैक्टिशनर्स एवं
स्टूडेंट्स ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस अदर देन आवर कॉलेज, आप सभी का भी बहुत बहुत हृदय से आभार कि आप लोग इस कार्यक्रम में जुड़े और कार्यक्रम को सफल बनाया। अंत में मैं इस वेबिनार सीरीज के हमारे महाविद्यालय के ऑर्गेनाइजिंग टीम, स्पेशली डॉक्टर APS चौहान जी, प्रोफेसर एंड HOD शरीर क्रिया विभाग, एवं डॉक्टर प्रदीप चौहान जी, एसोसिएट प्रोफेसर एंड HOD शरीर रचना विभाग, आपके अथक प्रयास से हम लोग आज ये वेबिनार सीरीज अरेंज किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसलिए ऑर्गेनाइजिंग टीम के हिसाब से आपको बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। अंत में आप सभी का हृदय से आभार कि आप उपस्थित होकर ये कार्यक्रम को सफल बनाया। थैंक यू वेरी मच।